तो उन्हें इस बात से बहुत ज्यादा ऐतराज होगा। राधिका को मन मन में डर भी लग रहा था कि अगर सुमित ने शादी करने से भी इनकार कर दिया तो तब क्या होगा। लेकिन फिलहाल उसे यह रिस्क तो लेना ही था, क्योंकि जिस तरह से सुमित राधिका के साथ बिहेवियर कर रहा था, तो इस तरह से भला वह उससे शादी कैसे कर सकती थी। सुमित कहने को तो एकदम शांत रहा करता था, ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन वह कितना ज्यादा खतरनाक था यह बात राधिका अच्छी तरह से जानती थी। वह दादाजी को क्या कहता कि राधिका उससे शादी नहीं करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं सुमित अब कंफ्यूजन का शिकार हो चुका था। और फिर अगले ही पल उसने राधिका के बाजू को कसकर पकड़ा और धमकाते हुए बोला, तुम होते कौन होती हो डिसाइड करने वाली कि तुम यह शादी करोगी या नहीं करोगी। तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारी की पूरी सजा नहीं दे देता, तब तक मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा, समझी तुम। और रही बात शादी करने की, यह शादी तो तुम्हें हर हाल में करनी होगी। अगर तुमने यह शादी नहीं की तो याद रखना, भले ही तुम्हारा परिवार इस शहर में ना हो, लेकिन वह तुम्हारा परिवार कहाँ है यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और मैं उनके साथ क्या से क्या कर सकता हूँ यह बात मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे ही अचानक सुमित ने राधिका को सीधे सीधे उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी और शादी की बात की, अब तो राधिका, रश्मि, रौनक के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्होंने तो सोचा था कि जैसे ही राधिका शादी के लिए मना करेगी, सुमित थोड़ा झुकेगा, जेलस फील करेगा, राधिका की मिन्नतें करेगा कि मुझसे शादी कर लें। लेकिन यह क्या, सुमित ने अचानक से इस तरह से बोलकर उन तीनों को हैरान कर दिया था। लेकिन राधिका को कोई खास हैरानी नहीं हुई, क्योंकि शायद वो सुमित को अच्छी तरह से जानती थी, और अब क्योंकि उन तीनों को ही सुमित की बातें सुनकर शौक लगा था। रौनक, रश्मि, साथ ही साथ आस्था, तीनों खुद का बैलेंस नहीं कर पाई और तीनों एक साथ दरवाजे से अंदर ही गिर पड़ी थी, एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ी थी और फिर फटाफट से खड़ी हो गई थी। तीनों को कहीं ना कहीं अब सुमित की ओर देखकर काफी ज्यादा डर लग रहा था, और क्योंकि सुमित की इस तरह की बातें सुनकर उन्हें बुरा भी लग रहा था, वहीं सुमित बारी बारी से अब सबको देख रहा था, और उन तीनों को वहां देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि आखिरकार मसला क्या हो सकता है। अगले ही पल सुमित उन तीनों के उड़े हुए चेहरे का रंग देखकर जोरों से हंसने लगा और बात बदलते हुए बोला, मुझे पता था कि तुम तीनों यही मौजूद हो। सुमित के जिस तरह से आस्था ने मुझे अपना फोन लेने के लिए यहाँ इस कमरे में भेजा, मैं उस वक्त समझ गया था कि जरूर इसके दिमाग में कुछ न कुछ शैतानी है, बचकानी हरकत चल रही होगी, इसलिए मैंने जानबूझकर इस तरह की बातें बोली। हालांकि सुमित उन सबको शांत करने के लिए सारी बातें बोल रहा था, राधिका यह उसकी चालाकी समझ रही थी। लेकिन अब सुमित को इस तरह से हंसता हुआ देखकर, इस तरह से अपनी बातों का एक्सप्लेन देता हुआ देखकर उन तीनों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ, वरना वह लोग तो काफी ज्यादा डर गई थी। और अगले ही पल रौनक बोली, अरे सुमित भैया, आपने तो हमें डरा ही दिया, और हमें तो लगा था कि जैसे ही राधिका दीदी आपसे शादी करने के लिए मना करेंगी, आप उनकी मिन्नतें करेंगे, लेकिन शायद आपने हमें देख लिया और आपने हमारा पूरा प्लान खराब कर दिया। तब राधिका अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ करते हुए बोली, लेकिन मेरा डिसीजन नहीं बदला है, मैं वाकई अब यह शादी नहीं करूंगी। अब जैसे ही राधिका ने यह कहा, उन तीनों का चेहरे का रंग उड़ गया था। वह मन ही मन में एक दूसरे को कोसने लगी थी कि उन्हें इस तरह से राधिका का शादी को लेकर मन नहीं हटना चाहिए था। लगता है उसे सुमित भैया की कोई बात बुरी लग गई है, इसीलिए वह शादी नहीं करना चाहती है, और इसलिए वह अब जा रही है। वहीं वह तीनों जल्दी ही राधिका के पीछे पीछे चली गई थी, क्योंकि राधिका बैग लेकर सीधा हॉल में से होते हुए बाहर जा रही थी। वहीं सुमित राधिका के इस तरह से जाने पर सोचने लगा, लगता है इस लड़की के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं, और तब भी सुमित भी उनके पीछे पीछे चला गया था। वहीं आस्था राधिका को आवाज दे रही थी, राधिका दीदी प्लीज रुक जाइए, आप इस तरह से नहीं जा सकती हैं। रौनक राधिका को रोक रही थी, रश्मि भी राधिका को आवाजें दे रही थी। अब उन लोगों की तरह से तेज शोरगुल की आवाजें सुनकर घर के बाकी के मेंबर भी वहां आ गए थे। आकाश, ध्रुव, आहान, साथ साथ अरमान, टाइगर, मारिया, नानी माँ और दादी जी और प्रियंका सब के सब वहां आ गए थे। और क्योंकि आस्था, रश्मि और साथ ही साथ रौनक राधिका का बैग पकड़े हुए खड़ी हुई थी, अब राधिका को इस तरह से बैग समेत देखकर सब हैरान हो गए, एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी दादाजी कुछ कदम आगे आते हैं और राधिका के सर पर हाथ रखकर बोले, क्या बात है बेटी, ये इस तरह से आपने बैग क्यों पकड़ा हुआ है? क्या आप कहीं जा रही हैं? हाँ, क्या हुआ है? क्या इस नालायक ने कुछ कहा है? बेटी बताओ, जवाब दो। आज शाम आपकी शादी है और आप इस तरह से कैसे जा सकती हैं? तब राधिका ने एक भीगी पलकों से सुमित की ओर देखा, जिसके चेहरे पर उस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी तुरंत राधिका ने अपने दोनों हाथों को दादाजी के सामने जोड़ लिया था और गिल्टी टोन में बोली, दादाजी प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं इस शादी के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। प्लीज प्लीज आप मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे। अब जैसे ही राधिका ने सबके सामने यह बोला, अब दादाजी हैरान हो गए थे और उन्हें भी अपने डिसीजन पर पछतावा हो रहा था कि इस तरह से बिना लड़की की मर्जी जाने उन्हें सुमित को शादी के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। और वैसे भी दादाजी को पूरी बात के बारे में नहीं पता था, उन्होंने तो केवल आकाश और सुमित की आधी अधूरी बात ही सुनी थी और केवल यह सुना था कि सुमित ने राधिका के साथ बेड शेयर किया है, लेकिन उन्हें पूरी बात के बारे में जानकारी नहीं थी। अब राधिका के इस तरह से जाने पर दादाजी तुरंत आगे आते हैं और राधिका के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, ठीक है बेटी, अगर तुम यह शादी नहीं करना चाहती हो तो यह शादी नहीं होगी, और हाँ, इसका डिसीजन लेने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, लेकिन इस तरह से तुम्हें घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? और तुम यहाँ पर हमारी बेटी की हैसियत से भी तो रह सकती हो। हमारे लिए तुम आस्था या रौनक, रश्मि से कम नहीं हो बेटा। अब जैसे ही दादाजी ने यह कहा, राधिका थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी और उसने तुरंत दादाजी को गले से लगा लिया था और इनकार करते हुए बोली, माफ कीजिएगा दादाजी,
लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। अब राधिका की बात सुनकर सभी एक दूसरे की शक्ल को देखने लगे थे। वहीं ध्रुव, आहान का तो चेहरे का रंग उड़ गया था, क्योंकि वह लोग तो चाहते थे कि सुमित भी अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए, और कहीं ना कहीं वह खुश भी थे राधिका और सुमित की शादी को लेकर। लेकिन इस तरह से अब क्योंकि राधिका शादी के लिए साफ साफ मना कर रही थी, तो यह बात उन्हें भी परेशान कर गई थी। वहीं अरमान बिना किसी एक्सप्रेशन के यह सब कुछ देख रहा था, और साथ ही साथ आस्था की आंखों में जो आंसू थे, स्पेशली वह यह देख रहा था। अरमान को बिल्कुल भी यह पसंद नहीं था कि आस्था की आंखों में किसी की भी वजह से आंसू आए, चाहे वह राधिका हो या फिर कोई और हो। तभी आस्था इमोशनल होकर राधिका के गले से लग गई और बोली, ठीक है राधिका दीदी, अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, लेकिन कम से कम हमारी शादी के लिए तो रुक जाइए ना, प्लीज राधिका दीदी प्लीज। अब जैसे ही आस्था ने यह कहा, राधिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वहीं अरमान को आस्था का इस तरह से गिड़गिड़ाना या रोना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, तो वह तुरंत आस्था के पास चला गया और उसके आंसुओं को पोंछकर राधिका की ओर देखकर बोला, आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, लेकिन अब 1 हफ्ते तक यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। राजेश, जाकर इनका सामान कमरे में रखवा कर आओ। अरमान ने तो सीधा राधिका को ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि वह अपनी बीवी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। वहीं आस्था ने जैसे ही अरमान का यह ऑर्डर सुना, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, और उसने फटाफट से अरमान को सबके सामने गले से लगा लिया और एक्साइटमेंट में एक छोटा सा लाइट किस उसके गालों पर भी कर दिया। अब जैसे ही आस्था ने यह किया, सबने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। अरमान सिंघानिया, जिसके सामने लोग बोलने से, उसके सामने खड़े होने से भी डरते हैं, उसकी बीवी ने आज सबके सामने अरमान को न केवल जोरों से गले से लगाया, बल्कि एक किस भी कर दिया। तो ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए और साथ ही साथ मुस्कुराते हुए इधर उधर देखने लगे। वहीं राधिका के पास अब मना करने का कोई कारण ही नहीं बचा था। वह अच्छी तरह से जानती थी कि वह सबकी बातों को इग्नोर कर सकती है, लेकिन अरमान सिंघानिया की बातों को वह किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकती, और राधिका चुपचाप सर झुकाकर अपने कमरे में चली गई थी। वहीं अरमान आस्था के लिए सिचुएशन अकवर्ड सी हो गई थी, क्योंकि उसने फ्लो में अरमान को सबके सामने किस कर लिया था। तो इसीलिए फटाफट से उसने अपने चारों तरफ देखा था और अपने मुंह छुपाते हुए तेजी से वहां से बिजली की तेजी से भाग गई थी। अब आस्था के जाने के बाद अरमान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। एक आस्था ही है जो अरमान सिंघानिया के मूड को स्विंग करने का दम रखती है। अरमान सिंघानिया चाहे कितने ही गुस्से में हो, कितने ही झुंझलाहट में हो, कितने ही स्ट्रेस में हो, एक आस्था ही है जो उसके हर मर्ज का इलाज है। अब सभी मुस्कुरा कर देख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सबको इस बात का दुख भी था कि राधिका और सुमित की शादी कैंसिल हो गई है, क्योंकि राधिका बेमतलब की अनचाह शादी करना ही नहीं चाहती थी। इस शादी में प्यार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्यार था तो सिर्फ राधिका की साइड से था, सुमित की साइड से तो कुछ था ही नहीं। इसीलिए रौनक ने भले ही उन दोनों को एक करने का आइडिया दिया था, लेकिन रौनक, रश्मि, साथ आस्था इस बात को लेकर दुखी हो रही थी कि काश उन्होंने राधिका को इस तरह का कोई आइडिया ना दिया होता, तो शायद आज उन दोनों की भी शादी हो रही होती। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। अभी राधिका और सुमित की शादी किस्मत में लिखी ही नहीं थी। इसी शोरगुल के बीच 2 आंखें और थीं जो अरमान और आस्था को घूर कर देख रही थीं, जिसे सिर्फ आज के लिए वहां रहने की इजाजत थी। वह कोई और नहीं बल्कि वह थी वसुंधरा रायचंद, जो कि अरमान आस्था को इस तरह से एक साथ हंसी खुशी में देख चुकी थी, और अपने आप ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे थे। ना जाने वसुंधरा के दिमाग में क्या खुराफाती चल रही थी, लेकिन कुछ तो था जो वह करना चाहती थी। अब क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं था और नानी माँ ने सभी दुल्हनों को एक ही रूम में तैयार होने के लिए कह दिया था और प्रियंका को उनकी हेल्प के लिए लगा दिया था। वहीं प्रियंका बेचैनी बहुत ज्यादा बेचैन हो रही थी, क्योंकि आज एक बार फिर अरमान की और आस्था की शादी होने वाली थी। तो ये बात उससे हजम नहीं हो रही थी, लेकिन उसे शादी को रोकने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से नानी माँ, जो कि प्रियंका पर 24 घंटे नजर गड़ाए हुए बैठी थी कि प्रियंका कोई हरकत ना कर दे। आस्था के मामा मामी भी उसे शादी में शामिल होने के लिए टाइम से ही आ गए थे। अच्छे से पंडित जी वगैरह पूरी तैयारी हो चुकी थी, सब लोग आ चुके थे। वहीं अरमान आंखों ही आंखों में ध्रुव, आहान, आकाश, सुमित, टाइगर, मारिया को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। मारिया, जो कि दुल्हन बनने के बहाने से ही सही, लेकिन आस्था के आसपास थी। अरमान के साथ इंस्ट्रक्शन थे मारिया को आस्था के आसपास ही रहना है, तो वह अपना फर्ज पूरी तरह से निभा रही थी। जल्दी ही आस्था बड़े ही खूबसूरत से जोड़े में दुल्हन बनकर बैठी हुई थी, और साथ रश्मि और मारिया भी दुल्हन के जोड़े में रेडी थे, क्योंकि अब राधिका और सुमित की शादी नहीं हो रही थी, तो इसीलिए राधिका उनको आगे बढ़कर तैयार कर रही थी। लेकिन राधिका की आंखों की उदासी उन तीनों से छुपी नहीं रही। वहीं रौनक ने राधिका से माफी मांगी थी और बोला कि यह सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, न वह बेकार का आइडिया देती और न शायद यह सब कुछ होता। लेकिन राधिका ने तुरंत रौनक के माथे को चूम लिया था और बोली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी जिस रिश्ते में प्यार ना हो उस रिश्ते को खत्म हो जाना ही चाहिए। इतना बोलकर राधिका का गला भराया था और तीनों ने उठकर आस्था और रश्मि साथ ही साथ राधिका को गले से लगा लिया था। अब मारिया केवल बिना एक्सप्रेशन के चेहरे से उन चारों को देख रही थी। तभी अचानक पूरे के पूरे कमरे में कम से कम 6 से 7 लड़कियों की एंट्री हो गई। अब उन लड़कियों को वहां देखकर मारिया के माथे पर बल आ गए कि अचानक ये लड़कियां कहां से आ गईं, क्योंकि किंग ने, यानी कि डेविल किंग ने पहले ही यह बात अच्छी तरह से मेंशन की थी कि कोई भी एक्स्ट्रा बाहर का आदमी शादी में नहीं आएगा। लेकिन अभी लड़कियों के आ जाने पर मारिया की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी आस्था उन सब इतनी सारी लड़कियों को एक्साइटेड होकर देखकर बोली, आप लोग कौन हैं और आप यहाँ क्या करने के लिए आई हैं?
तभी उनमें से एक लड़की आगे बड़े अदब से बोली, मैडम, हमें मिस्टर अरमान सिंघानिया ने यहाँ भेजा है ताकि हम आप लोगों को अच्छे से तैयार कर दें। आस्था और रश्मि तो ऑलरेडी दुल्हन बन चुकी थी, मारिया भी दुल्हन बनी हुई थी और रौनक और राधिका की मदद से उन्होंने अपना अच्छा खासा मेकअप वगैरह भी कर लिया था। लेकिन इस तरह से उन लड़कियों के वहां जाने पर सब हैरान थे और साथ ही साथ आस्था हैरानी से बोली, लेकिन मुझे तो अरमान जी ने कुछ बताया नहीं था। वेल, चलो अगर आप लोग आ गए हैं तो हम तो ऑलरेडी अब तैयार ही हैं। अब तो आप लोगों को कोई काम नहीं है तो आप जा सकती हैं। जैसे ही उन लड़कियों को आस्था ने जाने के लिए कहा, वे लड़कियां तुरंत रिक्वेस्ट करते हुए बोली, मैडम प्लीज, आप हमारे पेट पर क्यों लात मार रही हैं? वैसे भी हमें यहाँ पर आने के अच्छे खासे पैसे मिले हैं, तो आप लोग हमें अपनी करने दीजिए ना, आप लोगों का थोड़ा थोड़ा मेकअप करने दें। ऐसा बोलकर वो सारी लड़कियां अपनी मेकअप किट निकालकर जबरदस्ती सामने बैठ गई थीं। अब मारिया हैरानी से उन लड़कियों को देख रही थी, उन लड़कियों के एक्सप्रेशंस भी देख रही थी और कहीं ना कहीं मारिया को कुछ अनहोनी की आशंका सी नजर आ रही थी। वहीं दूसरी ओर जल्दी ही अरमान सिंघानिया, साथ ही साथ आकाश और टाइगर तीनों दूल्हे बने हुए थे। जाकर हॉल में जो मंडप रेडी किया गया था वहां आकर बैठ गए थे, जहां पर 3 पंडित जी थे। तीनों जगह अलग अलग मंडप लगाए गए थे और अब जैसे ही अरमान वहां आकर बैठा और अपनी बेचैन आंखों से चारों तरफ देखने लगा था, तभी उसकी नजर वसुंधरा पर पड़ी। वसुंधरा जो कि मुस्कुराते हुए नानी माँ से कुछ ना कुछ बातें कर रही थी। नानी माँ को हालांकि वसुंधरा से काफी चिढ़ हो रही थी, लेकिन फिलहाल वह अरमान की माँ थी तो नानी माँ सीधे सीधे उसके मुंह पर बेइज्जती नहीं कर सकती थी। तो नानी माँ उससे थोड़ा सा फीके तरीके से बातें कर रही थी। जल्दी ही पंडित जी की आवाज आती है कि दुल्हन को बुलाए, और जैसे ही दुल्हन को बुलाने वाली बात बोली गई, तुरंत वसुंधरा आगे आती हुई हंसकर एक्साइटेड होते हुए बोली, मैं अपनी बहू को लेकर आती हूँ। वसुंधरा के मुंह से बिल्कुल पूरी तरह से शहद टपक रहा था। अरमान ने वसुंधरा की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था, वहीं दादाजी भी मुंह पिचकाकर खड़े हुए थे। लेकिन फिलहाल अब थोड़ी देर तक ही उन्हें वसुंधरा को बर्दाश्त करना था, उसके बाद उन्हें वसुंधरा को निकालना ही था। तो इसीलिए उन्होंने उसे इजाजत दे दी थी कि वह जाकर आस्था और बाकी सबको ले आए। वेल, जल्दी ही वसुंधरा गई और अपने साथ दुल्हनों को लेकर आती है और दुल्हने अरमान, आकाश और टाइगर के बराबर में बैठा दी गई थी। और एक बार फिर पूरे रीति रिवाज के साथ शादियां कंप्लीट होने लगी और सभी लोगों के चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वेल, जल्दी ही पूरी की पूरी शादी कंप्लीट हो चुकी थी। एक बार फिर अरमान ने आस्था की मांग में अपने नाम का सिंदूर भर दिया था, मंगलसूत्र पहना दिया था। बड़े ही अच्छे से आस्था ने उस शादी के फंक्शन को एंजॉय किया था। वहीं टाइगर ने भी जल्दी ही मारिया की मांग में सिंदूर भर दिया था और मंगलसूत्र पहना दिया था और 7 फेरों के कंप्लीट होने के बाद उनकी शादी पूरी हो गई थी। तब वसुंधरा अपने कदम बढ़ाते हुए आगे आती हुई बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी कि तुमने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दिलवाई, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं सिर्फ अपने बेटे की शादी अपनी आंखों से देखना चाहती थी। जल्दी ही वसुंधरा की आंखों में मगरमच्छ के आंसू थे। तभी वसुंधरा ने आस्था को कंधों से पकड़ा और गले लगाकर फुसफुसाते हुए बोली, मुझे पूरी उम्मीद है तुम मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखोगी। वेल, जल्द ही अरमान ने नानी माँ और दादाजी के पैर छूकर आशीर्वाद ले लिए थे। वसुंधरा से आशीर्वाद लेने का उनका कोई खास इरादा नहीं था और टाइगर, मारिया और रश्मि, आकाश ने भी अरमान के नक्शे कदम पर चलते हुए दादाजी और नानी माँ से आशीर्वाद लिया था। वेल, जल्दी ही शादी के कंप्लीट होने के बाद वसुंधरा अरमान की ओर देखकर बोली, बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक दिन मुझे जरूर माफ कर दोगे। अरमान ने वसुंधरा को देखना भी जरूरी नहीं समझा था कि वसुंधरा क्या कहना चाह रही है। तभी दादाजी आगे आए और सीरियस टोन में बोले, अच्छा, अब अरमान की शादी हो गई और मुझे लगता है कि तुम्हारा यहाँ रहना अब किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, तो तुम अब जाओ यहाँ से। दादाजी ने सीधे सीधे वसुंधरा को वहां से जाने के लिए कह दिया था। वसुंधरा दादाजी को घूर कर देखने लगी और मन ही मन में कोसते हुए बोली कि इस बुढ़े को कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। एक वक्त था कि यह मेरे सामने ज्यादा बोला भी नहीं करता था, लेकिन आज देखो किस तरह से इसकी जुबान चल रही है। वसुंधरा को इस तरह से अपनी ओर घूरता हुआ देखकर दादाजी सख्त आवाज में बोले, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है या अपनी सिक्योरिटी को बुलाऊं तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए? अब जैसे ही वसुंधरा से दादाजी ने चिल्लाकर यह कहा, वसुंधरा अब तेज में आ गई थी। वह चीखते हुए कहती है, बुढ़े अपनी औकात में रहे और मेरे सामने ना तेरी कल औकात थी ज्यादा बोलने की और ना आज औकात है, समझे तुम? और ये क्या तरीका हुआ मुझसे बात करने का? ऐसा बोलकर वसुंधरा दादाजी को घूरने लगी थी। वहीं वसुंधरा के इस तरह से बोलचाल बदलते ही सब लोग हैरान हो गए थे। नानी माँ तो मुंह खोले वसुंधरा की ओर देखने लगी थी। थोड़ी देर पहले तो वसुंधरा नानी माँ को भी माँ जी कहती फिर रही थी, साथ साथ दादाजी को बाबूजी कह रही थी, लेकिन यह क्या, ये तो सीधे दादाजी को बुढ़े कहने लगी। तो यह देखकर सबकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी वसुंधरा चीखते हुए बोली, मुझे पता था कि तुम लोग मुझे नहीं अपनाओगे, लेकिन तुम लोगों को इतनी आसानी से मैं खुशी खुशी नहीं रहने दे सकती थी और इसीलिए मैंने एक बार फिर से अरमान सिंघानिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। समझे तुम सब, बर्बाद कर दी। यह बोलकर वसुंधरा दादाजी की ओर मुस्कुराकर देखने लगी थी। तब नानी माँ का सब्र का बांध टूट गया और वह तुरंत वसुंधरा के सामने खड़ी हुई और एक चांटा उसके मुंह पर खींच कर दे मारा और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, क्या बकवास कर रही है तू? और यह किस लहजे में बात कर रही है भाई साहब से? अक्ल नहीं है क्या तुझे? और ये क्या तरीका हुआ? और किसकी जिंदगी में बर्बाद की तूने? हाँ, और मेरे बच्चों की शादी तो अच्छे से हो गई है तेरी आंखों के सामने, और तू है कि बकवास बातें बोले जा रही है? हाँ, बोल, जवाब दे। ऐसा बोलकर नानी माँ वसुंधरा को देखने लगी थी। तभी वसुंधरा जोरों से हंसने लगी और ठहाके लगाकर बोली, शादी? हाँ बिल्कुल शादी तो हुई है
अरमान सिंघानिया की, लेकिन आस्था से नहीं, किसी और से। ऐसा बोलकर वसुंधरा जोरों से हंसने लगी थी। वहीं अब नानी माँ सोच में पड़ गई थी कि ये औरत क्या कह रही है। ध्रुव, आहान और साथ ही साथ सुमित तीनों जाकर वसुंधरा के सामने खड़े हो गए थे और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोले, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, अरमान की शादी आस्था से हुई है, टाइगर की शादी मारिया से हुई है और आकाश की शादी रश्मि से हुई है। क्या आपको सामने दिखाई नहीं दे रहा? अब तो वसुंधरा जोरों से हंसने लगती है। अरमान सिंघानिया की बीवी इस वक्त मेरे बेटे वीर के कब्जे में है, समझे तुम लोग? और हाँ, एक और बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम आस्था को अब सही सलामत चाहते हो तो मेरे बेटे वीर के नाम तुम्हें वह जमीन करनी होगी जिस जमीन के लिए अबीर सिंह राठौर पागल है, और साथ ही साथ तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरे बेटे की जिंदगी से दूर जाना होगा और उसके ऊपर एक इतनी सी भी आंच नहीं आने देनी होगी। अब जैसे ही वसुंधरा ने अपना रंग दिखाया और इस तरह से वहां बोलना शुरू किया, अब तो सबकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं। वहीं ध्रुव, आहान तो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। वहीं अरमान बिल्कुल सपाट चेहरा लिए यह सब कुछ देख और सुन रहा था। तभी नानी माँ के सब्र का बांध टूट गया था और उसने लगातार 2 चांटे और वसुंधरा के मुंह पर दे मारे थे और वसुंधरा ने तुरंत नानी माँ के बूढ़े हाथों को पकड़ लिया था और नानी का हाथ झटकर चिल्लाती है, बुढ़िया बंद करिए ड्रामा। अगर तूने इस बार फिर मुझ पर हाथ उठाया तो मेरा एक चांटा भी तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब जैसे ही वसुंधरा ने यह कहा, नानी माँ तो तुरंत घबरा गई थी और फिर आंखों में आंसू लाकर हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाती है, देखो तुम्हें मेरे साथ जो कुछ करना है कर लो, लेकिन मेरी बेटी कहाँ है बताओ? मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। कहाँ मेरी बेटी? कहाँ है मेरी आस्था? बोलो, जवाब दो। वहीं दादाजी तो अब पूरी तरह से पत्थर के जैसे जम चुके थे। उन्हें वसुंधरा पर पहले भी यकीन नहीं था, लेकिन वसुंधरा इतना घटिया गेम प्लान करेगी इसके बारे में वह सोच भी नहीं सकते थे। तभी ध्रुव बोला, अगर यह आस्था भाभी, रश्मि भाभी और मारिया भाभी नहीं है तो ये तीनों दुल्हने कौन है? फिर तभी वसुंधरा हंसते हुए बोली, ये मेरी खरीदी हुई लड़कियां हैं जो पैसों के लिए किसी की बीवी बनने को तैयार रहती है। ऐसा बोलकर वसुंधरा ने बड़ी ही घटिया लैंग्वेज यूज की थी। अब तो उन सब की आंखों में वसुंधरा के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। वहीं दादाजी तुरंत अरमान के पास गए और उसके गिरबान को पकड़कर बोले, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये घटिया औरत क्या बकवास पर बकवास किए जा रही है और तू खड़ा खड़ा देख रहा है? क्या हो गया है तुझे? हाँ बोल, जवाब दे, बोलता क्यों नहीं है? तभी उन सबके बीच में से एक आवाज गूंजती है। ये प्रियंका की आवाज थी। प्रियंका शादी के जोड़े में वसुंधरा के पास चलकर आकर खड़ी हो गई थी। अब जैसे ही वसुंधरा ने प्रियंका को इस तरह से अपने पास खड़े हुए देखा, उसके तो चेहरे का ही रंग उड़ गया था और वह पूछती है, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, तुझे तो अरमान से शादी करनी थी ना, इसीलिए मैंने तुझे आस्था की जगह लेने के लिए कहा था, तो फिर तू यहाँ क्या कर रही है? बोलो, जवाब दो। अब नानी माँ हैरानी से शादी के जोड़े में सजी हुई प्रियंका को देख रही थी। आगे बढ़कर और प्रियंका के कंधों को पकड़कर बोली, यह सब क्या है प्रियंका? तू यहाँ आस्था की शादी के जोड़े में क्या कर रही है? हाँ बोल, जवाब दे, यह सब क्या है? तभी वहां पर किसी के हंसने की आवाजें आने लगी थीं। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया की थी, जो काफी देर से खामोश खड़ा हुआ ये सारा ड्रामा एंजॉय कर रहा था। लेकिन अरमान सिंघानिया के ठहाके लगा हंसने की आवाजें सुनकर जहां तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए थी, लेकिन अब सब थर थर कांप रहे थे। अरमान सिंघानिया तुरंत वसुंधरा के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया था और उसकी ओर देखकर डेंजरस टोन बोला, कुछ औरतें इतनी घटिया होती हैं तो उन्हें घटिया हरकतों के अलावा कुछ और नहीं सूझता है। जिस औरत ने अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने दूध पीते बच्चे तक की परवाह नहीं की, उसे औरत पर इतनी आसानी से मैं अपनी जिंदगी में कैसे आने दे सकता था? लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें यह रहने की इजाजत दी, लेकिन मैं समझ चुका था कि तुम यह रोने धोने का ड्रामा करके क्या करने की कोशिश कर रहे हो। भले ही मेरी प्यारी सी बीवी को तुमने बहलाया फुसलाया था, लेकिन अरमान सिंघानिया बिना किसी इमोशंस के काम करता है। इस तरह से किसी के भी इमोशंस में वह नहीं आता, समझिए आप। और रही बात शादी की, प्रियंका, आप यहाँ मेरी आस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए आई थी, मुझसे शादी करना चाहती थी। जिस शादी से आप खुद भाग गई थी उसके बाद आपको रिग्रेट होने लगा, तुम्हें मेरी पावर पोजीशन पसंद आने लगी और तुम आस्था की जगह लेने के बारे में सोचने लगी। तुम्हें क्या लगा तुमने हल्दी में जो केमिकल मिलाया था उसके बारे में मुझे पता नहीं चलेगा? ऐसा कहकर अरमान प्रियंका की ओर देखने लगा था। वहीं नानी माँ के चेहरे का रंग उड़ा हुआ दिखाई देने लगा था, क्योंकि अरमान को पहले से ही सब कुछ पता था। तभी नानी माँ और दादाजी दोनों ही कंफ्यूजन से अरमान की ओर देखकर बोले, बेटा यह सब कुछ क्या हो रहा है? क्या तुम हमें क्लियरली बताओगे? तभी आकाश तुरंत वहां आगे आता है और तुरंत मारिया और टाइगर भी अरमान के दाएं बाएं आकर खड़े हो गए थे। तब आकाश ने कहना शुरू कर दिया, मैं बताता हूँ आपको पूरी बात दादाजी। हमें इन पर पहले से ही शक हो गया था कि यह यहाँ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करने के लिए आई है, और वैसे भी हमने इसे यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए रहने दिया क्योंकि इसके थ्रू हम इसके बेटे वीर रायचंद तक पहुंचना चाहते थे। और दादाजी, खुशी की बात यह है कि हम वीर रायचंद तक पहुंच गए हैं और वह अब हमारे कब्जे में है। अब जैसे ही आकाश ने यह कहा, वसुंधरा के तो चेहरे का रंग उड़ गया था और वो झल्लाते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, मेरा प्लान फुल प्रूफ था। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तुम्हारे कब्जे में कैसे हो सकता है? हाँ बोलो, जवाब दो। तभी मारिया आगे आती हुई बोली, इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। तभी मारिया आगे आती हुई बोली, इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। मारिया को देखकर वसुंधरा एक तरफ खड़ी हो गई थी, क्योंकि मारिया से उसे पहले से ही डर लगा करता था, क्योंकि मारिया की पर्सनैलिटी, उसका आभा ही कुछ ऐसा था। और ऊपर से जब मारिया उसके घर की किडनैपिंग कर चुकी थी तो वह समझ चुकी थी कि मारिया कोई आम लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है।
वरना इतना टॉर्चर सहने के बाद भी वह आसानी से, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के बावजूद उसकी कैद से रिहा हो गई। तभी मारिया ने आगे कहना शुरू कर दिया था। तभी मारिया ने आगे कहना शुरू किया, नानी माँ, जब 8 से 10 लड़कियां हमारे कमरे में आईं, तो उन्हें देखते ही मैं समझ चुकी थी कि जरूर कुछ न कुछ मैश जरूर है। इसीलिए मैंने बहाने से उन लड़कियों के साथ लाया हुआ सामान बदल दिया और आस्था, रश्मि, साथ ही साथ रौनक और राधिका समेत चुपके से इस बात के बारे में बता दिया कि वे सब लोग बेहोश होने की एक्टिंग करें। पहले उनके आंखों में काफी सारे सवाल थे, लेकिन उस वक्त मैंने जो कहा उन्होंने वही किया। और जैसे ही हम सबने वहां बेहोश होने का नाटक किया, तो हमने देखा प्रियंका शादी के जोड़े में वहां आई और प्रियंका ने एकदम आस्था जैसा ही गेटअप लिया था। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था कि प्रियंका भी वसुंधरा से मिली हुई है। इसीलिए मौका देखकर जब दुल्हन बनने के लिए वो लड़कियां वहां से तैयार होने के लिए बाहर निकल गईं, ठीक उसी वक्त मैंने उन सब लड़कियों को प्रियंका समेत एक जगह बंद कर दिया और उसके बाद घूंघट ओढ़कर हम सब यहाँ आ गए और किंग को मैंने मैसेज पर यह सारी सिचुएशन बता दी थी। तभी आस्था, जो कि अरमान के बराबर में खड़ी हुई, और उसने अपना घूंघट जल्दी से उठा लिया। इस वक्त आस्था की आंखों में काफी सारे आंसू थे। आस्था सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसकी अपनी बहन उसके साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगी। आस्था हैरानी से प्रियंका को देख रही थी और फिर धीरे धीरे छोटे कदम बढ़ाकर वह प्रियंका के सामने जाकर खड़ी हो गई, आंखों में गुस्सा लिए, और तुरंत उसने एक छांटा प्रियंका के मुंह पर मारा और ना उम्मीद से बोलती है, हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे प्रियंका दीदी, आप हमारे साथ ऐसा करेंगी। हाँ, आपने ऐसा सोचा भी कैसे लिया कि आप हमारी जगह ले लेंगी और हमारे पति से शादी कर लेंगी? आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? अब प्रियंका की पोल तो खुल ही चुकी थी, तो प्रियंका का भी अब सब्र का बंध टूट गया। वह तुरंत आस्था का हाथ झटकते हुए बोली, हाँ, मैंने तुम्हारी जगह लेना चाहती थी। मैं चाहती थी अरमान से शादी करना। मुझे नहीं पता था कि यह अरमान सिंघानिया इतना हॉट दिखता है, इतना पैसे वाला है। मुझे तो लगा था कि मेरे बाप मेरी शादी किसी बूढ़े से फिक्स कर रहे हैं, लेकिन असल में वो मेरी शादी अरमान सिंघानिया से करवा रहे थे। इसके बारे में मुझे नहीं पता था। मुझसे गलती हो गई थी जो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी के दिन भाग गई। वही आस्था के मामा और मामी जो कि वहां मौजूद थे, अपनी बेटी के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर उन्होंने शर्म से अपना सर झुका लिया था। और सीमा जी को तो उस वक्त प्रियंका पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि खुद ही अपने मुंह से वो अपना सारा सच एक्सेप्ट कर रही थी और कहीं न कहीं सीमा जी का इस साजिश में बहुत बड़ा हाथ था। वेल, तभी आस्था वसुंधरा की ओर देखकर बोली, आपके जैसी घटिया औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी है। मुझे तो लगा था कि शायद एक माँ का दिल है, लेकिन एक माँ के दिल में इतना ज्यादा कड़वाहट से भरा हो सकता है, यह मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। और बहुत शौक है ना आपको मेरे पति को पागल बनाने का। हाँ, मेरे पति के साथ आपने बहुत ज्यादा बुरा किया है, लेकिन अब अपने पति पर हुए जुल्मों का हिसाब आपसे उनकी पत्नी लेगी। ऐसा बोलकर आस्था वसुंधरा को घूरने लगी थी। वही वसुंधरा ने तुरंत आस्था की ऐसी बात सुनकर उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन आस्था ने उसका हाथ पकड़ लिया था और अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली, अपनी हद में रहिए। भले ही आप रिश्ते में मेरी सासू माँ हैं, लेकिन मैं आपके रिश्ते में बहू नहीं हूँ, समझे आप? और फिर वसुंधरा हाथ झटक दिया। गुस्से से वसुंधरा को घूरने लगी। वही नानी माँ ने जल्दी ही अपने बेटे की ओर देखते हुए सख्त आवाज में बोली, यहाँ खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? अपनी इस बेशर्म बेटी को लेकर निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं प्रियंका मार मार कर जान ले लूं। ऐसा कहकर उसने जल्दी ही मनोज जी के हाथों प्रियंका को ले जाने के लिए कह दिया था और प्रियंका एक नजर अरमान की ओर देखती हुई तिनक कर वहां से चली गई थी। और वही वसुंधरा समझ चुकी थी कि उसका भेद खुल चुका है, और साथ ही साथ जब से उसे पता चला कि उसका बेटा अरमान के कब्जे में है, तो वह तुरंत घुटनों पर आ गई थी और घुटनों के बल बैठकर बोली, देखो अरमान, मुझसे गलती हो गई, तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अपने बेटे वीर के लिए इस तरह से वसुंधरा को गिड़गिड़ाते हुए देखकर अरमान के दिल में कुछ चुभन हुई। या औरत वीर के लिए गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन अरमान भी तो उसका बेटा था। लेकिन क्या कभी इस औरत के मन में अरमान के लिए कोई रहम नहीं आया? अरमान के लिए कोई फीलिंग नहीं आई? ये सब सोचते हुए अरमान केवल वसुंधरा को बिना एक्सप्रेशन के घूर कर देखता रहा। लेकिन दादाजी ने तुरंत वसुंधरा के बालों को कसकर पकड़ा और टोकते हुए बोले, अब बस करो अपना ये सारा ड्रामा। क्या कहा? तुम्हारा बेटा छोड़ दे, और तुम जो मेरे पोते की जिंदगी बर्बाद करने के लिए एक बार नहीं सोचा, फिर उसे बर्बाद करने के लिए इस घर में आई, उसका क्या? हाँ, निकल जाओ यहाँ से, और अब तुम्हारे बेटे की लाश ही तुम्हारे पास आएगी। ऐसा बोलकर जल्दी ही उन्होंने वसुंधरा को धक्का दिया था और वसुंधरा तुरंत आगे गिर गई थी। लेकिन जैसे ही वसुंधरा गिरी, तब वहां पर कोई और भी खड़ा हुआ था। वह कोई और नहीं बल्कि अबीर सिंह राठौर था, जो कितनी ज्यादा सिक्योरिटी के बावजूद वहां आ गया था, क्योंकि वह आस्था और अरमान की शादी एक बार फिर से नहीं होने देना चाहता था। लेकिन जब तक वह वहां आया, तब तक देर हो चुकी थी और वह सारी बातें भी सुन चुका था। साथ ही साथ उसे यह पता चल चुका था कि वीर इस वक्त अरमान के कब्जे में है। वही अबीर को वहां देखकर आस्था सहम गई थी। उसने तुरंत अरमान की बाजू को पकड़ लिया था, लेकिन तब तक आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान ने तुरंत गन पॉइंट पर अबीर को ले लिया था। वही अबीर मुस्कुराते हुए बोला, मैं यहाँ किसी की जान लेने या मारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ 2 मिनट अरमान सिंघानिया से बात करने के लिए आया हूँ। यह कहकर अबीर जल्दी अरमान सिंघानिया के सामने जाकर खड़ा हो गया था। अरमान ने उन सबको शांत रहने का इशारा कर दिया था और सबने अपनी बंदूक नीचे कर ली थी। तभी अबीर और अरमान इस वक्त आमने सामने थे और आस्था ने अरमान का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। तब अबीर ने एक नजर आस्था की ओर देखा। आस्था से उसकी नजर ही नहीं हट रही थी। आस्था बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आस्था की आंखों में आंसू अबीर की आंखों में चुभ रहे थे।
तभी अबीर ने अरमान की ओर देखकर कहा, मैं जा रहा हूं यहाँ से। अब जैसे ही अबीर ने यह बताया, सब हैरानी से अबीर की ओर देखने लगे। तभी अरमान बोलता है, वेरी गुड डिसीजन मिस्टर अबीर सिंह राठौर, बहुत लकी हो कि जिंदा बचकर यहाँ से जा रहे हो। तभी अचानक अबीर जोरों से हंसने लगा और अगले ही पल अपना चेहरा डार्क करके बोला, मैं सिर्फ सिंघानिया मेंशन से जा रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी से नहीं अरमान सिंघानिया। और वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ अपनी बटरफ्लाई को चोरी करने के लिए आया था। अब जैसे ही अबीर ने यह कहा, आस्था डार्क एक्सप्रेशन से अबीर की ओर देखने लगी थी, जैसे किसी सनकी इंसान को देख रही हो, और उसने अरमान के हाथों को और कसकर पकड़ लिया था। तभी अरमान अबीर की ओर देखकर बोला, बिहेव योरसेल्फ, वो मिसेस आस्था अरमान सिंघानिया है तो तमीज से नाम लो। तभी अबीर बोला, होगी वह मिसेस आस्था अरमान सिंघानिया, लेकिन मेरे लिए वह सिर्फ और सिर्फ मेरी बटरफ्लाई है, और मैं यहाँ से और सिर्फ अपनी बटरफ्लाई से सॉरी कहने के लिए आया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वीर रायचंद ऐसा कुछ भी सोच सकता था, वरना अपनी बटरफ्लाई की तरफ उठने वाली आंखों को मैं कब कब फोड़ चुका होता। ऐसा बोलकर अबीर आस्था को देखने लगा था। वही आस्था तुरंत अबीर की ओर देखकर बोली, देखिए आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाइए, समझे आप, और हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये बात हम आपसे कितनी बार बता चुके हैं, लेकिन आप में तो शर्म नाम की बिल्कुल भी चीज ही नहीं है। आप एकदम चिकनी घड़े हुए पड़े हो, जितना भी आपकी बेइज्जती किया जा रहा है उतना आप उल्टा उठकर हमारे सामने आ रहे हैं। आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? एक बात याद रखना, आप जो कोई भी हैं, हम सिर्फ अपने पति से प्यार करते हैं और हम जिंदगी भर उनके साथ रहेंगे। हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। आस्था ने एक बार फिर अबीर की इंसल्ट की थी, लेकिन अबीर बदले में आस्था को देखता रहा। आस्था का बोलना, उसकी आंखें उसके होठों से जैसे बोलती हुई, आस्था के हिलते हुए होठों को इस तरह से उसकी आंखें भी बोलती थीं, और अबीर को यह सब कुछ बड़ा ही मनोरंजक लगा करता था। इसलिए वह आस्था को बोलते हुए देख रहा था और अगले ही पल मुस्कुराकर बोला, दिल तो करता है कि बस आप इसी तरह से मुस्कुराती रहे और मैं आपको इसी तरह से देखता रहूं। ऐसा बोलकर अबीर एक नंबर का सड़क छाप आशिक लग रहा था। वेल, तभी अरमान ने टाइगर की ओर इशारा किया और टाइगर ने तुरंत आकर अबीर के कंधों को पकड़ लिया था। तब अरमान ने टाइगर की ओर देखकर कहा, टाइगर, अबीर सिंह राठौर को जिंदा बाहर छोड़कर आ जाओ। अरमान ने जानबूझकर जिंदा शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था और अबीर केवल आस्था की ओर देखता हुआ जल्दी ही वहां से बाहर निकल गया था, क्योंकि अबीर सिंह राठौर को इस बार के बारे में पता चल चुका था कि वसुंधरा क्या प्लान करने वाली है, और इसीलिए वह आस्था को बचाने के इरादे से सिंघानिया मेंशन में आया था। लेकिन यहाँ तो अरमान सिंघानिया ने पहले ही सारा खेल पलट दिया था, तो इसीलिए वह अब वहां से वापस जा रहा था। लेकिन उसने सोच लिया था कि उसकी आस्था पर, उसकी बटरफ्लाई पर गंदी नजर डालने वाले वीर रायचंद के वह टुकड़े टुकड़े कर देगा। वही वसुंधरा को भी जल्दी ही सिक्योरिटी ने उठाकर बाहर फेंक दिया था, और तब नानी माँ ने कान्हा जी का ढेर सारा धन्यवाद दिया था और आस्था को जोरों से गले से लगा लिया था और फिक्र जताते हुए बोली, मेरी बच्ची, अंत भला तो सब कुछ भला। अच्छा हुआ सही वक्त पर सभी दुश्मनों के इरादों के बारे में पता चल गया। मेरी बच्ची, तुम आज बाल बाल बच गई, और तू फिक्र मत कर, हम जल्दी ही कान्हा जी को धन्यवाद देने के लिए कान्हा जी के मंदिर भी जाएंगे। जैसे ही नानी माँ ने यह कहा, सबके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं रश्मि दुल्हन बनी हुई आकाश की ओर देख रही थी और उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, और तब दादाजी की आंखें आज पूरी तरह से भरी हुई थीं। आज बड़ी मुश्किल से अरमान की जिंदगी की सिचुएशन कंट्रोल में आई थी, और तभी उन्होंने कसम खाई थी कि आज के बाद वह इस औरत का साया अपने बच्चों पर कभी भी पड़ने नहीं देंगे। वेल, अब जल्दी ही रौनक आस्था रश्मि को लेकर उनके कमरे में चली गई थी और उन्हें उनके कमरे में तक छोड़ आई थी। वही राधिका भी अपने कमरे में आ गई थी, क्योंकि अरमान सिंघानिया ने कहा था, तो एक हफ्ता उसे वहां रुकना ही था, क्योंकि एक हफ्ते में सारी रस्में पूरी हो जानी थी। वही नानी माँ को प्रियंका पर इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह सोच रही थी कि काश उसने हल्दी वाली बात नानी माँ से छुपाई ना होती, तो शायद प्रियंका की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ पाती, ना ही वो इस तरह से आस्था की जिंदगी से खेलने के बारे में सोचती। लेकिन फिलहाल नानी माँ अब पछता रही थी, और इसीलिए इस बात का कन्फेस करने के लिए उन्होंने अरमान से मिलने का फैसला किया था, और जल्दी ही अरमान से उन्होंने सारी बातें बता भी दी थी। तब अरमान ने मुस्कुराकर नानी माँ के कंधे पर हाथ रखा और बोलता है, नानी माँ, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस वक्त आप प्रियंका को डांट रही थी, उस वक्त मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन चुका था। जैसे ही अरमान ने यह कहा, नानी माँ की आंखें हैरत से फैल गईं, और वो समझ चुकी थी कि उसके दामाद की नजरें बाज से भी ज्यादा तेज हैं। वही रश्मि दुल्हन बनी हुई आकाश के आने का इंतजार कर रही थी। आज फाइनली रश्मि कंप्लीट हुई थी और उसकी मोहब्बत की जीत हुई थी, तो आज रश्मि के चेहरे पर मोहब्बत का ग्लो अलग से नजर आ रहा था। वही आस्था का भी कुछ ऐसा ही हाल था। आस्था शर्माई शर्माई से घूंघट ओढ़कर इस तरह से बैठी हुई थी, मानो कि आज असल में उसकी शादी हुई हो और आज फर्स्ट टाइम उसका पति उसके पास आ रहा हो। ऊपर से आस्था को वह दिन भी अच्छे से याद था जब शादी के पहले रात ही अरमान ने आस्था पर सीधे सीधे बंदूक चला दी थी। लेकिन आज सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी थी। आज आस्था और अरमान के दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार था। हालांकि अरमान का प्यार थोड़ा ज्यादा था, लेकिन प्यार बहुत था। वेल, अब जल्दी ही अरमान नानी माँ से मिलने के बाद अपने कमरे की ओर जाने लगा था, और जैसे ही वह कमरे के बाहर पहुंचा तो वह हैरान हो गया। वेल, अब जल्दी ही अरमान नानी माँ से मिलने के बाद अपने कमरे की ओर जाने लगा था, और जैसे ही वह कमरे के बाहर पहुंचा वह हैरान हो गया। ध्रुव और आहान दोनों ही कमरे के बाहर खड़े हुए थे। उन दोनों को वहां देखकर अरमान उन्हें घूरते हुए बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी रात हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ। तभी ध्रुव और आहान दोनों ने आंखों ही आंखों में कुछ बात की, और अगले ही पल दोनों ने अपने हाथ आगे कर दिए और बोले,
भैया भैया मेरे प्यारे भैया, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको इस वक्त कमरे में जाने की कितनी ज्यादा जल्दी है, लेकिन आप इस तरह से कमरे में नहीं जा सकते। अगर आपकी बहन होती तो वह भी इस तरह से आपका दरवाजे पर रोकती ना। वैसे भी नानी माँ ने हमें इस रस्म के बारे में बताया है, इसीलिए हम अपना नेग लेने के लिए आए हुए हैं। अब जैसे ही उन्होंने यह कहा, अरमान हैरान हो गया। आज उनकी हिम्मत कितनी ज्यादा बढ़ गई थी। बिना अटके, बिना डरे, आज कितने धड़ल्ले से वे अरमान से बात कर रहे थे। अरमान हैरान था। वहीं ध्रुव और आहान भी खुद को शाबाशी दे रहे थे कि आखिरकार आज वे अपने भाई से बिना अटके, बिना डरे बात कर रहे थे। तभी अरमान ने उन दोनों को एक डेविल स्माइल दी और अगले ही पल बोला, टाइगर। अब जैसे ही अरमान ने यह नाम पुकारा, ध्रुव और आहान दोनों हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और कंफ्यूजन से बोले, लेकिन भैया, नेग देने के लिए आप टाइगर भैया को क्यों बुला रहे हैं? और वैसे भी आपसे नेग लेने के बाद हम उनका भी दर रोकने के लिए जा रहे हैं, साथ ही साथ आकाश भाई का भी, क्योंकि हम दोनों ही छोटे हैं। इस घर में तो अब हमें ही सबसे नेग लेने का हक है। अब जैसे ही ध्रुव और आहान ने यह कहा, तभी अरमान के पीछे उन्हें टाइगर दिखाई दिया और दोनों की अब घिघी बन गई थी। दोनों समझ चुके थे कि अरमान अब क्या करवाने वाला है। तभी अरमान ने टाइगर की ओर देखा और टाइगर तुरंत आगे बढ़ा। उसने एक तरफ आहान को कंधे पर उठा लिया और दूसरी तरफ ध्रुव को कंधे पर उठा लिया और सीधा वहां से उन्हें लेकर उनके कमरे में छोड़ आया। दोनों के दोनों पूरी तरह से हैरान हो गए थे और रास्ते भर बोले जा रहे थे, टाइगर भैया प्लीज छोड़ दो। अरे तुम अपने नेक के पैसे कम दे देना, लेकिन हमें छोड़ दो। अगर मेरे बाइसेप्स ऊपर नीचे हो गए तो मेरा क्या होगा? टाइगर भैया छोड़ दो, टाइगर भैया छोड़ दो। लेकिन टाइगर कहाँ सुनने वाला था। टाइगर तो सीधा उन्हें उनके कमरे तक छोड़कर आया। तभी अरमान मुस्कुराता हुआ कमरे में चला गया और जैसे ही वह कमरे में अंदर गया, उसने देखा कि उसका पूरा का पूरा कमरा खूबसूरत डेकोरेशन से सजा हुआ था और आस्था बिल्कुल लाल शादी के लिबास में बड़ा सा घूंघट डाले बैठी हुई थी। अरमान को आस्था को यूं देखकर अरमान का दिल धड़कने लगा। अब अरमान धड़कते दिल के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और आस्था के पास जा पहुंचा और उसके ठीक सामने बैठ गया। वहीं अरमान को अपने सामने देखकर आस्था का भी दिल अब जोरों से धड़कने लगा था, लेकिन और साथ ही साथ आस्था को बेहद शर्म आ रही थी। हालांकि वे दोनों कितनी बार एक दूसरे के साथ नहा चुके थे, उन दोनों के बीच में सब कुछ हो चुका था, लेकिन आज कुछ तो ऐसा था जो दोनों को ही बार बार एक दूसरे की ओर आकर्षित कर रहा था और साथ ही साथ दोनों के दिल पूरी तरह से धड़क रहे थे और दोनों शर्मा भी रहे थे। तभी अरमान आस्था की ओर देखकर बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में कभी ऐसा भी दिन आएगा कि जिसे मैं बेतहाशा चाहूंगा। वह मेरे सामने इस तरह से बैठी होगी। आज मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूँ आस्था, मैं आपको इतना प्यार करूंगा कि आपको कभी कोई दुख तकलीफ छू तक नहीं पाएगी। ये अरमान सिंघानिया का वादा है। ऐसा बोलकर अरमान ने आस्था के हाथ को पकड़कर उसके हाथों को चूम लिया और अब जैसे ही अरमान आस्था का घूंघट उठाने के लिए आगे बढ़ा, तुरंत उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। अब अरमान गुस्से से तमतमा गया था। अरमान को बिल्कुल पसंद नहीं था कि इस तरह से आस्था और उसके बीच में कोई भी उन्हें परेशान करे, लेकिन बार बार लगातार दरवाजे पर दस्तक होती रही तो अरमान झल्लाकर उठ खड़ा हुआ। वह समझ चुका था कि ध्रुव और आहान फिर से आ गए होंगे। अब तो अरमान पूरी तरह से तप उठा था। उसने सोच लिया था कि वह अब ध्रुव और आहान को टाइगर के हाथों पक्का स्टोर रूम में बंद करवा देगा। वह पूरी रात उन्हें वहीं बंद रहने देगा, वरना वह इसी तरह से उसे परेशान करते रहेंगे। यह सोचते हुए अरमान ने जल्दी ही झुंझलाते हुए दरवाजा खोल दिया और जैसे ही अरमान ने दरवाजा खोला, इस बार दरवाजे पर ध्रुव और आहान नहीं बल्कि नानी माँ, रौनक और राधिका खड़े हुए थे। अब उन तीनों को वहां देखकर अरमान हैरान हो गया और मन ही मन में सोचने लगा, ध्रुव और आहान के साथ साथ लगता है इन्हें भी स्टोर रूम में बंद करवाना पड़ेगा। तभी नानी माँ अरमान की ओर देखकर बोली, माफ करना बेटा कि आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया, लेकिन बेटा हम आस्था को लेने के लिए आए हैं। अब जैसे ही नानी माँ ने यह कहा, अरमान नानी माँ को इस तरह से घूर कर देख रहा था मानो नानी माँ ने आस्था को लेकर जाने की जगह अरमान की कोई किडनी मांग ली हो। और अब अरमान के गुर्दे, फेफड़े सब बाहर निकलने को तैयार थे और एकदम से ही उसकी शक्ल पर 12 बज गए थे। तभी रौनक और राधिका ने अरमान की सिचुएशन भांप ली और अरमान का चेहरा उस वक्त ऐसा हो गया था कि वे दोनों खुद को रोक नहीं पाई और ठहाके लगाकर जोरों से हंसने लगी। अब उन दोनों को इस तरह से हंसता हुआ देखकर अरमान कंफ्यूज हो गया। तभी नानी माँ ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, वह बेटा अभी शादी की कुछ रस्में बाकी हैं। हमने आस्था को सिर्फ थोड़ी देर आराम करने के लिए यहाँ भेज दिया था ताकि हम बाकी रस्मों की तैयारी कर सकें। मारिया और रश्मि बेटी भी आ गई हैं और आप भी प्लीज आ जाइए, आपके बिना रस्में नहीं होंगी। अब जैसे ही नानी माँ ने यह बताया, अरमान बोला, ठीक है आप आस्था को ले जाइए, मैं आ रहा हूँ। यह बोलकर अरमान साइड हो गया और रौनक और राधिका जल्दी ही अंदर चली गईं और आस्था को लेकर सीधा हॉल में चली गईं। वहीं अरमान अंदर अंदर कुड़ रहा था, लेकिन फिलहाल वह कुछ नहीं कर सकता था और आस्था की भी एक ख्वाहिश थी कि वह अपनी शादी की सारी रस्में करे। तो इसीलिए अरमान ने अब ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और चुपचाप वह भी हॉल में चला गया। वहीं रश्मि, मारिया भी उस वक्त हॉल में मौजूद थे। मारिया ने घूंघट नहीं लिया था, हालांकि रश्मि और आस्था दोनों घूंघट में थीं। नानी माँ ने मारिया से बोला कि वो घूंघट ले ले, लेकिन मारिया को यह सब कुछ बहुत ज्यादा लग रहा था। उसने शादी कर ली, यही बहुत था और ये बाकी सब चीजों में से कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फिलहाल नानी माँ के इंसिस्ट करने पर मारिया इस रस्म को करने के लिए तैयार हो गई थी और जल्दी ही रौनक और राधिका बड़ी बड़ी थालियां लेकर आती हैं। उनमें कुछ दूध, 7 गुलाब के पंखुड़ियों के फूल वगैरह और काफी सारा अलग अलग तरीके से नानी माँ ने इसमें कुछ सामान डाले हुए थे और जल्दी ही शादीशुदा जोड़ों के आगे उन थालियों को रख दिया।
वहीं आस्था उस दूध वाली रस्म को देखकर खुश हो गई थी, क्योंकि उसे वह रस्म बहुत ज्यादा पसंद थी। अब आस्था चहकने लगी और बिना इस बात की परवाह किए कि इस वक्त वो घूंघट में है और दुल्हन बनी हुई बैठी हुई है, वह थोड़ी सी तेज आवाज में बोली, अरे वाह नानी माँ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानती हैं, मैं इस रस्म को दिल से करना चाहती थी। अब जैसे ही आस्था ने चहकते हुए यह कहा, सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं आहान और ध्रुव दोनों मुंह लटकाए हॉल में खड़े हुए थे। रौनक आहान को इस तरह से मुंह लटकाए हुए देख चुकी थी और मन मन में सोच रही थी कि आखिरकार इस भोंदू को क्या हुआ है, ये इस तरह से मुंह लटकाए हुए क्यों खड़ा हुआ है। लेकिन आहान और ध्रुव दोनों अब आगे नहीं बढ़ रहे थे। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर उन्होंने एक बार फिर किसी चीज में उंगली की या अपना नेग मांगा, कुछ मस्ती मजाक किया, तो पक्का अरमान भाई आज की रात में सिंघानिया मेंशन से ही बाहर निकाल देंगे। यह सोचते हुए वे दोनों खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। लेकिन उन दोनों की खामोशी नानी माँ को अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि नानी माँ को आहान और ध्रुव दोनों बच्चे चहकते हुए ही अच्छे लगा करते थे। इसीलिए नानी माँ बोली, आहान ध्रुव बेटा, आपको क्या हुआ है, आप इतना उदास क्यों हो। तभी ध्रुव और आहान ने एक नजर टाइगर की ओर देखी, जो कि उस वक्त अपने सामने जो दूध से भरी थाल रखी हुई थी उसे देख रहा था और अजीब अजीब से एक्सप्रेशन दे रहा था, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल वह भी मारिया के जैसे बस चुपचाप देख रहा था कि आगे ये लोग क्या करने वाले हैं। तभी नानी माँ की बात सुनकर आहान ने रोती हुई शक्ल बना ली और मायूसी से बोला, नानी माँ, आपने हमें बताया था ना डर रोकने वाली रस्म के लिए, और जब हम अरमान भाई से पैसे मांगने के लिए गए तो अरमान भाई ने हमें टाइगर भाई के कंधों पर सवार कर दिया था। अब जैसे ही नानी माँ ने यह सुना, वह हैरान हो गई और साथ ही साथ नानी माँ को वह सीन याद आ गया जब टाइगर उन्हें खुद कंधे पर उठाकर बाहर छोड़कर आया था। तब नानी माँ मन मन में टाइगर को कोसने लगी, लेकिन फिलहाल वह आहान के सर पर हाथ रखकर बोलती है, लेकिन बेटा, तुम लोगों ने कुछ गलती थोड़ी ही ना की थी। अरे तुम उनके छोटे भाई हो, तुम्हारा हक बनता है, तो फिक्र मत करो। इस बार मैं तुम दोनों के साथ रहूंगी और तुम्हारा नेक दिलवाऊंगी। ठीक है बच्चा, अब तुम खुश हो जाओ। अब जैसे नानी माँ ने आहान और ध्रुव को इस तरह से शांत किया, ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं आहान भी मुस्कुराने लगा था और फिर जल्दी ही नानी माँ ने सबको रस्म शुरू करने के लिए कह दिया और उनकी थाली में बड़ी ही प्यारी सी अंगूठी 3 लेडीज अंगूठियां डाल देती हैं और रिंग डालने के बाद उन्हें खोजने के लिए डिटेल में बताया। वहीं आकाश, अरमान और साथ ही साथ टाइगर तीनों पहले हैरानी से अपने सामने बैठी हुई दुल्हनों को देख रहे थे और अगले ही पल उन्होंने भी अपना हाथ उस दूध वाली थाल में डाल दिया था। और वहीं आस्था तो फटाफट से जल्दी जल्दी अंगूठी ढूंढ रही थी। ऊपर से राधिका और रौनक तीनों दुल्हनों को चीयर अप कर रही थी। वहीं ध्रुव और आहान व अरमान, टाइगर और आकाश को चीयर अप कर रहे थे। सुमित का इसमें कोई रोल नहीं था, वह केवल सपाट लुक के साथ यह सब कुछ देख रहा था। वहीं दादाजी भी मुस्कुराए जा रहे थे, उन्हें भी यह सब कुछ बहुत भा रहा था, क्योंकि घर में आज जो कुछ भी हुआ था उसके बाद इतना हंसी खुशी का माहौल, इतना सब कुछ एकदम ठीक ठाक से दिखाई दे रहा था, तो उनकी खुशी अलग ही लेवल पर थी। वहीं सुमित केवल गहरी नजरों से राधिका को देख रहा था। हालांकि वह खुद भी राधिका से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब इस तरह से शादी टूटने पर उसे कुछ ना कुछ खालीपन का एहसास हो रहा था और उसके लिए वह फीलिंग समझना थोड़ा मुश्किल था। वहीं अरमान ने इस रस्म में पार्टिसिपेट तो कर लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर बार बार मुस्कुराहट आ रही थी। जब आस्था अंगूठी ढूंढते हुए अनजाने में बार बार अरमान के हाथ को छू लेती, तब अरमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती और वो अंगूठी ढूंढने के बजाय वह आस्था के हाथों को पकड़ लेता। वहीं आकाश भी रश्मि के साथ कुछ ऐसी ही शरारत कर रहा था। वह बार बार उसके हाथों को पकड़ लेता है और रश्मि शर्माती हुई उससे अपना हाथ छुड़ाती और अंगूठी ढूंढने लग जाती। लेकिन टाइगर और मारिया का सीन कुछ अलग ही चल रहा था। वह दोनों तो एक दूसरे से जीतना चाहते थे। उनके बीच में इस वक्त कोई रोमांस नहीं चल रहा था, वे केवल एक दूसरे से जीतना चाहते थे। तो मारिया ने तो अपना लक्ष्य केंद्रित कर लिया था कि उसे हर हाल में उसे अंगूठी को ढूंढना है। वहीं टाइगर ने भी अपना लक्ष्य केंद्रित कर लिया था कि उसे भी हर हाल में मारिया से पहले अंगूठी को ढूंढना है। तो इसीलिए फटाफट से वे दोनों तो भूखे शेरों की तरह अंगूठियों पर टूट पड़े और अंगूठी ढूंढने लगते हैं। वह जल्दी ही सबसे पहले अंगूठी किसी और को नहीं बल्कि रश्मि को मिलती है। रश्मि ने जैसे ही अंगूठी ली, आहान और ध्रुव का मुंह बन गया और वे आकाश की ओर देखकर बोले, क्या भैया, आपसे एक अंगूठी नहीं ढूंढी गई, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद अरमान भाई जरूर जीतेंगे और अंगूठी उन्हें ही मिलेगी। वहीं जल्दी ही दूसरी तरफ अंगूठी टाइगर के हाथों में थी। अब जैसे ही टाइगर को अंगूठी मिली, टाइगर मारिया की ओर मजाक उड़ाने वाले एक्सप्रेशन से देखने लगता है, मानो कि उसे कहना चाह रहा हो कि मारिया हार गई है और टाइगर जीत गया है। तभी नानी माँ ने टाइगर से कहा, भले ही आपको अंगूठी मिल गई है, लेकिन अंगूठी आपको मारिया को ही पहनानी है, तो आप उसे पहनाएं। अब नानी माँ की बात सुनकर टाइगर उन्हें इस तरह से देखने लगा मानो कि अंगूठी उसने ढूंढी है तो उसे पहननी चाहिए। वह मारिया को क्यों पहनने के लिए कह रही है, लेकिन जब उसका ध्यान लेडीज अंगूठी पर गया तो वह सब कुछ समझ गया कि यहाँ चाट भी लेडीज की है और पट भी लेडीजों की है। फिलहाल उसने मुंह बनाकर मारिया को अंगूठी पहना दी और सब ने तालियां बजा दी। वहीं रश्मि की अंगूठी मिलने पर आकाश मुस्कुराकर उसकी ओर देखता रहा और नानी माँ के कहने पर आकाश ने रश्मि को भी अंगूठी पहना दी थी। वहीं दूसरी ओर अब केवल अरमान और आस्था बचे हुए थे। सबके सब उन्हें पूरी तरह से चीयर अप कर रहे थे, लेकिन अब केवल अरमान और आस्था बचे हुए थे। सब उन्हें चीयर अप कर रहे थे, लेकिन अरमान बार बार आस्था का हाथ पकड़ लेता था, जिसकी वजह से खेल जल्दी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वहीं आस्था ने अचानक अपने एक नाखून को अरमान की उंगली में चुभा दिया, जिससे अरमान पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उसके बाद भी वह मुस्कुराकर आस्था की ओर देखता रहा।
तभी आहान ने जैसे ही अरमान को इस तरह से आस्था का हाथ पकड़े हुए देखा, वह आंखें मटकाते हुए बोला, भाई आप यह क्या कर रहे हैं? आप भाभी के साथ रोमांस तो अपने कमरे में भी जाकर कर सकते हैं ना। अब क्या आप पूरी रात हमें यहीं खड़ा रखेंगे? जल्दी से जीतिए ना, आपको जितना ही होगा। आप इस तरह से भाभी को जीतने का मौका नहीं दे सकते हैं। अब जैसे ही आहान ने यह कहा, अरमान झेप गया। बाकी सब मन में मुस्कुराने लगे। वहीं दादाजी के चेहरे पर सुकून सा बिखर गया था, क्योंकि वह अपने पोते की जिंदगी हमेशा खुशहाल और आबाद देखना चाहते थे। और शायद वह दिन आ गया था जब उन्हें यह लग रहा था कि उनके बेटे की जिंदगी में अब किसी तरह का कोई दुख, दर्द या तकलीफ नहीं आएगी। और रही बात अबीर सिंह राठौर की, तो वह भी बहुत जल्द अब उनकी जिंदगी से चला जाएगा। आस्था के हाथ को इस तरह से पकड़ने और आहान के टोंट करने पर अरमान ने आस्था का हाथ छोड़ दिया और आस्था अंगूठी ढूंढने पर कंसंट्रेट करने लगी। और जल्दी ही अंगूठी आस्था और अरमान दोनों के हाथों में थी। अब दोनों के हाथों में अंगूठी देखकर ध्रुव, आहान और बाकी सब हैरान हो गए। और तब ध्रुव बोला, ये क्या हुआ? यह मैच तो टाई हो गया। दोनों के हाथों में अंगूठी मिली है। अब इसका फैसला कौन करेगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा? तब नानी माँ बोली, अरे ये तो बहुत अच्छा शगुन हो गया है। अच्छी बात है, अंगूठी दोनों के हाथों में है, तो इसका मतलब साफ है दोनों अपनी गृहस्थी को इक्वल लेकर चलेंगे। अब जैसे ही नानी माँ ने यह कहा, सब मुस्कुराने लगे। और तब नानी माँ ने एक छोटी सी पूजा करवाई और उसके बाद बताया कि हम कल सुबह नई नवेली दूल्हा और दुल्हन को कृष्ण जी के मंदिर लेकर जाएंगे और उन्हें वहां आशीर्वाद दिलाकर लाएंगे। अभी रात बहुत हो गई है, अब आप सब जाकर आराम कीजिए। ऐसा बोलकर नानी माँ ने बाकी सबको आराम करने के लिए भेज दिया। इस बार अरमान ने अच्छे से कमरे के दरवाजे को बंद किया, ताकि इस बार फिर रस्म के नाम पर कोई आस्था को उसे नीचे लेकर जाने के लिए ना आ जाए। और फिर बड़े ही प्यार से उसने आस्था के घूंघट को उठाया और आस्था की खूबसूरती में कितनी ही देर तक खोया रहा। और अचानक अरमान आस्था के गोद में अपना सिर रखकर लेट गया और आस्था हल्के से अरमान के बालों में अपने हाथ घुमाने लगी। वहीं दूसरी ओर आकाश और रश्मि दोनों इस वक्त अपनी शादी की रात को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे और एक दूसरे के साथ जी भरकर प्यार कर रहे थे। वहीं टाइगर जब अपने कमरे में मौजूद था, तब मारिया बाथरूम से बाहर आई। उसने टाइगर को घूंघट उठाने का भी मौका नहीं दिया था, क्योंकि मारिया को यह सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए कमरे में आने के बाद वॉशरूम में घुस गई थी और उसने अपने आप को भारी भरकम लहंगे और गहनों से आजाद किया। और वहीं टाइगर ने जैसे मारिया को एक बार फिर कैजुअल कपड़ों में देखा, तो उसने अपना मुंह पिचका लिया, क्योंकि वह दुल्हन बनी मारिया को थोड़ी देर और देखना चाहता था। लेकिन मारिया के इस तरह से कपड़े चेंज करने पर उसका पारा हाई हो गया और बिना मारिया से कोई भी बात किए वह दूसरी तरफ मुंह करके मुंह फुलाकर लेट गया। वह मारिया ने भी टाइगर को कुछ ज्यादा खास लगाव नहीं दिखाया और वह भी आराम से दूसरे साइड लेट गई थी। हालांकि दोनों की ही आंखों से नींद कोसों दूर थी और दोनों शायद उस वक्त एक दूसरे का साथ चाहते थे। और इसी सोच के साथ जैसे ही दोनों ने एक साथ करवट बदली, दोनों का सर आपस में टकरा गया। वहीं टाइगर अब मारिया को अपने पास देखकर खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपने होठों से मारिया के होठों को जोड़ दिया। वहीं मारिया भी अब आगे बढ़कर टाइगर को किस करने लगी थी और दोनों में एक बार फिर से इंटीमेट होने लगे थे। वहीं अरमान तो आज सिर्फ अपनी खूबसूरत सी बीवी की बाहों में सुकून चाहता था, इसीलिए कितनी ही देर तक आस्था के गोद में लेटा रहा। आस्था को भी अब बैठे बैठे नींद आने लगी थी। ऊपर से आस्था ने इतना भारी भरकम लहंगा पहना था तो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो रहा था, लेकिन उसका दिल नहीं चाहा कि वह अरमान को इतने प्यार से सोता हुआ देखकर अपने पास से उठा दे। वहीं दूसरी ओर कोई आंसू बहा रहा था। वह कोई और नहीं, वह देव था, जिसे अरमान ने वीर की निगरानी पर लगा रखा था। वीर का पहरा कोई और नहीं बल्कि देव खुद कर रहा था। देव ने वीर रायचंद को अरमान के फार्म हाउस में किडनैप किया था और इस ख्याल से कि आज मारिया टाइगर की शादी हो गई है, यह सोचकर देव की आंखों में फिर आंसू आ गए थे, क्योंकि वह मारिया को पसंद करने लगा था। और इस ख्याल से कि टाइगर और मारिया दोनों एक हो रहे होंगे और अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय कर रहे होंगे, तो उसके भी दिल में आग सी लग रही थी। और आज देव खुद के होश में नहीं था और लगातार कितनी ही सारी शराब पीना उसने शुरू कर दिया था। और इस बीच वह कब बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, उसे पता ही नहीं चला। और इसी बात का फायदा उठाते हुए वीर ने उसकी पॉकेट से चाबी निकाल ली थी और खुद को आजाद करवा लिया था और जैसे तैसे बचते भागते हुए वहां से बाहर निकल आया था। लेकिन आजाद होने के बाद उसका इंतजार कोई और नहीं बल्कि अबीर सिंह राठौड़ कर रहा था। अबीर ने वीर को देख लिया था और सीधा अपने कब्जे में ले लिया था। वहीं दूसरी ओर राधिका अपने कमरे में थी। रौनक भी राधिका के साथ थी, क्योंकि उन दोनों ने अब एक जगह रहने का फैसला किया था। दोनों ही एक ही हफ्ता वहां रुकने वाली थी, तो दोनों ने डिसाइड किया कि वह अब एक साथ रहेगी। वैसे भी रौनक तो अनाथ थी, राधिका का भी कुछ ऐसा ही हाल था, उसका भी उसे दुनिया में कोई नहीं था। वहीं रश्मि ने उन्हें अपनी फ्लैट की चाबी दे दी थी कि वह दोनों एक साथ वहां रह सकती हैं। साथ ही साथ राधिका ने आकाश से बात कर ली थी। आकाश ने उसे कह दिया था कि सुमित अब उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा और वह अब अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां जा सकती है और जहां चाहे वहां रह सकती है। वहीं आकाश की बात सुनकर सुमित को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वह अपने दोस्त की बात भी नहीं टाल सकता था, इसीलिए उसने कह दिया था ठीक है, वह लड़की से कोई मतलब नहीं रखेगा। और उसने भी अब राधिका को अपनी तरफ से आजाद कर दिया था। तो राधिका ने डिसीजन लिया कि वह रौनक के साथ ही रहेगी जब तक कि उसे कहीं और कोई ठिकाना नहीं मिल जाता। वेल अरमान सिंघानिया बिल्कुल बच्चों की तरह आस्था को गोद में सिर रखकर उसे पकड़कर सोया हुआ था। उसे किसी तरह का कोई होश नहीं था। आस्था भी बैठे बैठे अरमान के कमर पर अपना सर रखकर सो गई थी। वहीं अरमान की सुबह के 5:00 बजे करीब आंख खुली
और जैसे उसने अपने आप को आस्था की गोद में पाया, साथ ही साथ आस्था को इस तरह से सोते हुए पाया, तो अरमान को बहुत बुरा लगा, क्योंकि आज उसकी जिंदगी की एक हसीन रात थी, लेकिन उसने सुकून के चक्कर में ऐसे ही गुजार दिए थे। और आस्था ने भी कपड़े चेंज नहीं किए थे, तो उसे लग रहा था कि ना जाने उसकी प्यारी खूबसूरत सी नाजुक बीवी आस्था के बदन पर यह गहने कितने ज्यादा भारी लग रहे होंगे, कितने ज्यादा उसे परेशान कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं अरमान सभी गहनों को घूर कर देख रहा था कि इन गहनों को कोई अधिकार नहीं था उसकी प्यारी खूबसूरत बीवी रुई के समान कोमल आस्था को चोट पहुंचाने का। इसीलिए अरमान ने बड़े ही प्यार से आस्था को होल्ड करके बेड पर लिटाया और एक एक करके धीरे धीरे उसके गहने निकालना शुरू कर दिए। और बड़े ही आराम से, बहुत इजी तरीके से वह इस तरह से आस्था को छू रहा था, उसके गहने उतार रहा था, जिससे आस्था को इतना सा भी एहसास ना हो कि इस वक्त उसके साथ क्या हो रहा है। आस्था ने काफी ज्यादा भारी भरकम ब्राइडल ज्वेलरी पहनी हुई थी। जल्दी अरमान ने आस्था के कानों, माथे के झूमर के साथ ही साथ उसके कानों के बड़े बड़े झुमके निकाल दिए थे। आस्था ने एक बड़ा सा झूड़ा बनाया हुआ था। फटाफट से उसने आस्था के खूबसूरत घने बालों को झूड़े से भी आजाद कर दिया था। हालांकि आस्था थोड़ा थोड़ा नींद में कसमसा रही थी, लेकिन वह क्योंकि काफी ज्यादा थकी हुई थी, तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बेखबर होकर सोई रही। वहीं अरमान प्यार से बीच बीच में आस्था को देखता रहा था। इन द लास्ट, जब अरमान ने आस्था को उसके भारी भरकम लहंगे से आजाद करना चाहा, ठीक उसी वक्त आस्था की आंख खुल गई थी और एकदम से वह डर के बैठ गई थी। आस्था को इस तरह से घबराहट में देखकर अरमान उसे शांत करते हुए बोला, डोंट वरी, मैं ही हूँ। आप इस लहंगे में अनकंफर्टेबल होंगी, तो बस इसीलिए मैं आपको कपड़े चेंज कर रहा था। अब जैसे ही अरमान ने यह बताया, आस्था ने एकदम खुद को शांत किया और अगले ही पल अपने सिर को अरमान के कंधे पर रख दिया। और तब अरमान ने मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में थाम लिया और तब अरमान जल्दी ही आस्था के कपड़े चेंज करने लगा। वहीं आस्था ने इस बीच एक बार भी अरमान को आंख उठाकर नहीं देखा था और कहीं ना कहीं आस्था का यूं शर्माना, इस तरह से उसकी ओर ना देखना अरमान के दिल में गुदगुदी सी पैदा कर रहा था। उसका इरादा उस वक्त आस्था को कपड़े पहनाकर अच्छे से कंफर्टेबल सुलाने का था, लेकिन अब उसका इरादा बदल चुका था। आस्था शर्माई शर्माई सी, एकदम गुलाब के फूल सी, उसे बड़े ही प्यारी लग रही थी। जल्द ही अरमान ने आस्था की खुली पीठ पर अपने होठों को चलाना शुरू कर दिया। अब आस्था भी मदहोश हो गई थी और दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खो गए थे। वह जल्दी ही हसीन रातों के बाद एक बड़ी ही खूबसूरत अगली सुबह हो गई थी। वहीं दूसरी ओर वहीं ध्रुव, जिसे शादी वाले दिन ही एक सर्जरी करने के लिए जाना था, शादी और फंक्शन कंप्लीट होने के बाद वह रात के करीब 10:00 बजे के अराउंड सिंघानिया मेंशन से निकल चुका था और सीधा हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। और जैसे ही वह रात के 10:00 के अराउंड हॉस्पिटल में गया, उसने रात 11:00 के बाद का सर्जरी का टाइम दिया था, क्योंकि ध्रुव के लिए यह प्लस पॉइंट था कि सर्जरी रात को होनी थी, दिन में सर्जरी नहीं थी। अगर दिन में सर्जरी होती तो शायद वह अरमान, आकाश और टाइगर की शादी मिस कर देता, लेकिन फिलहाल ध्रुव के चेहरे पर सेटिस्फेक्शन था कि ना तो उसका काम रुका और ना ही वह शादी मिस की। अब ध्रुव हॉस्पिटल में तो पहुंच गया था, लेकिन जिस मरीज की सर्जरी होनी थी वह मरीज अस्पताल में नहीं था। अब ध्रुव का पारा हाई हो गया था कि रात के इस वक्त वह सर्जरी करने के लिए वहां आया, लेकिन सर्जरी करने वाला मरीज गायब है। तब ध्रुव के गुस्से का सामना हॉस्पिटल को करना पड़ा। तब डॉक्टर ने ध्रुव को समझाते हुए कहा कि उसे बूढ़े की जो बेटी थी वह बड़ी ही जुबान दराज थी और उसे रह रहकर यही लग रहा था कि हम लोग उसके पिता के साथ कुछ कर रहे हैं और उसके पिता को हम लोग मार डालेंगे और हम उसकी उनके इलाज में कोताही बरत रहे हैं। इसीलिए वह अपनी जुबान दराजी पर रात में ही अपने पिता को डिस्चार्ज कर ले गई है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है ध्रुव सर कि वह वापस यहीं आएगी, क्योंकि उसके पिता की हालत काफी खराब है। अब जैसे ही डॉक्टर ने यह कहा, ध्रुव केवल उस डॉक्टर को घूर कर रह गया था, क्योंकि एक तो शादी के फंक्शन से काफी ज्यादा थका हुआ था और सर्जरी के लिए उसे एकदम फ्रेश होना होता था, तो इसीलिए अब ध्रुव वापस से घर भी नहीं जा सकता था, तो इसीलिए वह अस्पताल के ही वीआईपी वार्ड में आराम से सो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह सभी नई नवेली दुल्हनों ने खूबसूरत सी येलो कलर की हल्के रंग वाली साड़ी पहनी थी। आस्था तो साड़ी में क्या मचा रही थी, साथ ही साथ रश्मि और मारिया सभी एक से बढ़कर एक लग रही थी। मारिया वह शादी येलो कलर की साड़ी नहीं पहनना चाहती थी, लेकिन नानी माँ ने रात में ही इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि उन्हें यह साड़ी पहनी ही होगी और साड़ी पहनकर उन्हें कान्हा जी के मंदिर चलना होगा, ताकि नई नवेली दूल्हा दुल्हन को कान्हा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। अब नानी माँ की बात मानते हुए मारिया और बाकी सभी ने साड़ियाँ पहन ली थी। वहीं आस्था तो अरमान के प्यार के बाद बेहद खिल उठी थी और अब अरमान तो आस्था को प्यार करने के बाद अपने जिम वाले रूम में चला गया था। लेकिन इस बीच आस्था ने अच्छे से तैयार होना शुरू कर दिया था। आस्था ने अच्छे से अपने बालों को वॉश किया था। साथ ही साथ आस्था की कमर के पास से हल्का हल्का पानी टपका हुआ था, क्योंकि आस्था के बाल गीले थे, जिसकी वजह से उसकी कमर से होते हुए पानी उसके पेट से नाभि में जा रहा था। आस्था ने येलो कलर की साड़ी में एकदम कयामत जा रही थी। अब अरमान जैसे ही अपना जिम कंप्लीट करने के बाद नहाने के लिए कमरे में आया और उसने आस्था को इस तरह से देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। अब अरमान ने अपना जिम कंप्लीट करने के बाद नहाने के लिए कमरे में आया। उसने आस्था को इस तरह देखा कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वह मन ही मन में सोच रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। आस्था की कमर हल्की हल्की भीगी हुई थी। पानी की बूंदें उसकी कमर पर इस तरह दिखाई दे रही थी मानो हरी घास पर सुबह सुबह गिरी हुई ओस की बूंदें। उस वक्त आस्था बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी, यूं कहा जाए तो एकदम कयामत जा रही थी। अरमान खुद को रोक नहीं पाया और जल्दी से आस्था के पास चला गया। घुटनों के बल बैठकर उसने आस्था की खूबसूरत नाभि को चूम लिया। आस्था ने उस वक्त अपनी मांग में बड़ा सा सिंदूर लगा रखा था और गले में अपनी फेवरेट लॉकेट पहनी हुई थी। वह खिल्ली खिल्ली बड़ी ही प्यारी लग रही थी।
जैसे ही उसने हल्का सा झुककर अरमान को इस तरह अपने पास घुटनों के बल बैठे हुए देखा और उसे चूमते हुए देखा तो वह शर्म के मारे खिलकर और भी ज्यादा गुलाब हो गई। आस्था भी तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और उसने अरमान को अपने सीने से लगा लिया। क्यूट सी आवाज में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे सामने झुके, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा बोलकर आस्था ने अरमान के माथे को चूम लिया। अरमान तुरंत उसके साथ खड़ा हुआ और मदहोशी भरी आवाज में बोला, आफत, एक आप ही हैं जिसके सामने अरमान सिंघानिया झुक सकता है, वरना और किसी की इतनी हिम्मत और औकात नहीं है। ऐसा बोलकर अरमान ने आस्था के माथे को चूम लिया और बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फिर अरमान जल्दी ही वॉशरूम में चला गया। आस्था अरमान की बातों पर गौर करती रही। आज के अरमान में और पहले के अरमान में कितना फर्क था। आस्था यही सोच सोचकर मुस्कुराई जा रही थी। फिलहाल आस्था जल्दी ही नीचे आ गई। नीचे आकर उसने देखा कि मारिया और रश्मि पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। नानी माँ ने उन तीनों के लिए पूजा की थाली तैयार करती थी। बोली, जब तक वह लोग नाश्ता या ब्रेकफास्ट कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक कि वह कान्हा जी की पूजा नहीं करेंगे। अब नानी माँ ने बोला तो सभी अब बेसब्री से अपने अपने पार्टनर के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि लड़कियां तो ऑलरेडी तैयार होकर आ गई थीं, लेकिन टाइगर, आकाश और साथ ही साथ अरमान अभी तक नीचे नहीं आए थे और वह तीनों सीढ़ियों की तरफ देखे जा रही थीं, वही जो कि तैयार होकर वहां मौजूद थीं। साथ साथ राधिका और रौनक, सुमित, वह सब भी ऑलरेडी तैयार थे। और नानी माँ ने बोला, सब के सब एक साथ कान्हा जी के मंदिर जाएंगे। वहीं दादाजी भी अब काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं नानी माँ के आ जाने पर उन्हें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि सारे सब एक फैमिली के जैसे लग रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई अलग है या पराया है। एक बड़ी ही प्यारी सी खूबसूरत सी फैमिली बन गई थी और दादाजी शुरू से ऐसी ही फैमिली अरमान के लिए चाहते थे। वह जल्दी ही सब के सब पूरी तरह से मंदिर जाने के लिए तैयार थे। वहीं दूसरी ओर वीर ने अपनी माँ के साथ मिलकर प्लान बनाया था आस्था को अगवा करने का, लेकिन उसमें वह नाकामयाब हो गया था क्योंकि अरमान ने उसका प्लान वक्त रहते भांप लिया था और उसके बदले में वसुंधरा, जो कि अपने बालों को नोचती हुई वहां से बाहर निकली थी और सीधा रायचंद हाउस में खुद को कमरे में बंद कर लिया था। लेकिन अब वीर के पकड़े जाने पर वीर को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं अबीर उसकी जान न ले ले। अबीर सिंह राठौड़ ने वीर को अपने कब्जे में ले लिया था। वही वीर को अबीर पर उस वक्त बेहद गुस्सा था क्योंकि अबीर ने उसकी लड़कियों के सामने काफी बेइज्जती की थी, तो इसीलिए वह सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। लेकिन अभी फिलहाल उसके लिए अपनी जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए उसने अबीर को फुसलाते हुए कहा, तुमने मेरे पिता से वादा किया है कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगे, तो तुम मुझे इस तरह से अगवा नहीं कर सकते हो। इसलिए वीर अबीर के किए हुए वादे को याद दिलाया जो अबीर ने उसके पिता से किया था। अबीर जोरों से हंसने लगा और डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें यह वादा तो याद है, लेकिन उस वादे का क्या जो मैंने वादा खुद से किया है, अपनी बटरफ्लाई की रक्षा करने का? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में सोचने की, और साथ ही साथ उसे अगवा करने के बारे में तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि अबीर सिंह राठौर के रहते तुम मेरी बटरफ्लाई को अगवा कर लोगे? यह तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है वीर रायचंद। इसके लिए अबीर तुम्हें नहीं छोड़ेगा और इससे पहले कि वह अरमान सिंघानिया तुम्हारे टुकड़े करें, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। यह कहते हुए अबीर खतरनाक लग रहा था। वहीं वीर के चेहरे से पसीना निकलना शुरू हो गया था। वह समझ चुका था कि शायद उसकी जिंदगी का आज आखिरी दिन है। अभी के लिए अबीर ने वीर को अजीत के द्वारा अपने एक कमरे में अच्छी तरह से उसके हाथ पैरों को एक कुर्सी से बांध दिया गया था। वहीं दूसरी ओर अब रश्मि थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोली, नानी माँ, आखिर यह सब क्या हो रहा है? यह लड़के लोग कितना तैयार होंगे, अभी तक आ क्यों नहीं रहे हैं? और कितना टाइम लगेगा? देखो हम सब कब से तैयार हैं। तब नानी माँ आहान की ओर हल्की मुस्कान से देखकर बोली, आहान बिटवा, जा जाकर अपने भाइयों को देख कर तो आ, ये तो दुल्हनों से भी ज्यादा समय लगा रहे हैं। देखो जाकर आखिरकार कब आएंगे? आखिरकार एक नॉर्मल धोती कुर्ता ही तो पहनना है, उन्हें पहनने में इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है? जी हाँ, हमारी नानी माँ ने सबके कमरों में एक एक जोड़ी धोती कुर्ता रखवा दिया था और बिल्कुल पारंपरिक परिधानों में उन्होंने पूजा करवाने के लिए लेकर जाना चाहती थी। अब वह लड़के नहा धोकर तैयार तो हो गए थे, कुर्ता भी उन्होंने पहन लिया था, लेकिन अब मसला अटक गया था धोती का। अब वो धोती कैसे पहनेंगे? तब नानी माँ ने आहान से कहा, देख कर आओ क्या वह धोती पहन पा रहे हैं या नहीं पहन पा रहे। तब दादाजी हैरान हो गए थे, कुछ सोचते हुए बोले, क्या बहन जी, क्या आपने उन्हें पहनने के लिए धोती दी है क्या? तब नानी माँ ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तब दादाजी खोए हुए ही मुस्कुरा कर बोले, अब मैं समझा कि उन्हें आने में इतना समय क्यों लग रहा है। आप एक कम कीजिए, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर दादाजी अब सबसे पहले अरमान के पास गए, जिसने धोती को भी टॉवल की तरह पहन रहा था। कभी किसी तरह से पहन रहा था और कभी वह पहनकर एक कदम आगे चलता तो वह धोती फिसलकर नीचे गिर जाती और उसके अंडरवियर तक दिखाई देने लगते। तो इसीलिए अब अरमान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह धोती को पहने तो पहने कैसे। इसीलिए दादाजी वहां आ गए थे और उन्होंने अरमान को सीधा खड़ा होने के लिए कह दिया था और साथ ही साथ इस बात के बारे में कह दिया था कि वह अब भूलकर भी बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। यह कहते हुए दादाजी ने जल्दी ही अब उसे धोती पहनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद अरमान को नीचे भेजने के बाद वह सीधा आकाश के पास पहुंचते हैं और आकाश को भी उन्होंने अरमान के जैसे ही धोती पहनाना शुरू कर दिया था और आकाश भी अब तैयार था, तो इसीलिए वह भी हॉल में चला गया था और फिर इसी तरह उन्होंने टाइगर को भी रेडी कर दिया। जल्दी ही सब तैयार होकर नीचे हॉल में आ गए थे। वही रश्मि, मारिया, साथ ही साथ आस्था, राधिका, रौनक जैसे ही उन सबको धोती में देख रही थी तो उनके चेहरे पर बार बार रह रहकर मुस्कुराहट आ रही थी, लेकिन सब के सब बड़े ही क्यूट लग रहे थे।
वही आस्था तो अरमान को बार बार प्यार से घूर रही थी। और अरमान अब आस्था के पास गया और धीरे से बोला, ये क्या मिसेज आस्था, अरमान सिंघानिया, अगर आपको मैं इतना ही अच्छा लग रहा हूं तो हम मंदिर जाने का प्लान कैंसिल कर सकते हैं और एक साथ कुछ क्वालिटी टाइम बेडरूम में स्पेंड कर सकते हैं। अब जैसे अरमान ने आस्था को अपनी ओर इस तरह से देखते हुए पाया और उसके बाद उसने आस्था से यह बोला। आस्था तुरंत शर्मा उठी थी और वह जल्दी से शर्माते हुए बोलती है, अरे नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, पर कुछ भी कहो, आप मुझे आज बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। ऐसा बोलकर आस्था हल्का सा अरमान के गाल को खींच लिया था। वही सब हैरानी से आस्था को देखने लगे थे। वही आहान और ध्रुव तो मन मन में बोले, वाकई उनकी भाभी एकदम शेरनी है, शेरनी, वरना शेर के गाल को खींचने कोई आम बात नहीं है। जल्दी सभी के सभी अब एक साथ मंदिर की ओर रवाना हो चुके थे। रश्मि आज बेहद खुश थी। आकाश का हाथ थाम कर वह बैठी हुई थी। उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आकाश की ही ख्वाहिश की थी और आकाश उसे मिल चुका था, वह भी प्यार के साथ। तो आकाश और रश्मि की जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां थीं। वही राधिका और रौनक इस वक्त नानी माँ के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। दादाजी, ध्रुव, आहान के साथ थे और बाकी कपल्स अलग अलग गाड़ियों में एक साथ थे। वेल, जल्दी ही वह लोग मंदिर में पहुंच चुके थे और चूंकि कान्हा जी का मंदिर, जो कि वहां का फेमस मंदिर था, वहां की सीढ़ियां देखकर अब रश्मि और साथ साथ मारिया, बाकी सबका जो वहां पहली बार आए थे, उनका सर चकराने लगा था और वह सोचने लगे कि इस मंदिर की सीढ़ियों को आखिरकार पार कैसे किया जाएगा। लेकिन तभी नानी माँ ने उन सबकी ओर देखते हुए उन्हें डर दिया, अभी ऐसे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, अपनी अपनी बीवियों को उठाओ और मंदिर तक लेकर जाओ। तब टाइगर तुरंत आगे आया और फिक्र जताते हुए बोला, लेकिन यह कैसे हो सकता है नानी माँ, ये मंदिर तो, उनकी सीढ़ियां तो कितनी सारी काफी ज्यादा है, इस तरह से तो मेरे किंग थक जाएंगे। टाइगर को अपना ख्याल नहीं आया, उसे किंग का ख्याल आया और टाइगर की बात सुनकर सभी हंसने लगे थे। तब टाइगर थोड़ा सा झेप गया और तब नानी माँ टाइगर की ओर देखकर मुंह सिकोड़ते हुए बोली, तुम्हारे किंग को तुम्हें नहीं उठाना है, और वैसे भी तुम्हें तो बहुत शौक है ना लोगों को अपने कंधे पर उठाकर लेकर जाने का, तो अब अच्छा मौका मिला है, अपनी बीवी को उठाओ, इज्जत से लेकर जाओ। अब जैसे ही नानी माँ ने यह कहा, टाइगर झेप गया और अगले पर उसने मारिया को देखा। मारिया तो एकदम लंबी, हाइट की लंबी, तगड़ी, बढ़िया पर्सनालिटी की लड़की थी। टाइगर सोचने लगा कि भले ही यह देखने में कितनी ही कोमल और सॉफ्ट क्यों ना हो, लेकिन अंदर से कितनी ज्यादा हार्ड है यह तो अच्छी तरह से जानता है। लेकिन फिलहाल उनके पास कोई और रास्ता नहीं था और जल्दी ही सभी ने अपने अपने पार्टनर्स को गोद में लिए उठा लिया था। वही अरमान ने तो आस्था को बड़े ही प्यार से होल्ड करके रखा हुआ था। शिद्दत से उसकी आंखों में देखते हुए वह जल्दी ही उसे लेकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा था। नानी माँ सबको जाता हुआ देखकर बेहद खुश थी और साथ ही साथ कान्हा जी का ढेर सारा धन्यवाद दे रही थी और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने की प्रार्थना करने लगी। जल्दी धीरे धीरे नानी माँ रौनक और राधिका की हेल्प से ऊपर चढ़ने लगी थी और दादाजी, ध्रुव, आहान की हेल्प से सीढ़ियों पर आराम आराम से थोड़ा रेस्ट करते करते चढ़ने लगे थे। वेल, अभी वह लोग अपनी पूजा कंप्लीट कर ही रहे थे कि तभी अचानक कम से कम 25 से 30 एकदम महंगी से महंगी ब्रांडेड गाड़ी आकर वहां रुकती है और उनमें से एक 25 से 26 साल का नौजवान बाहर निकलता है, जो दिखने में बड़ा ही स्मार्ट और डैशिंग था और उसके आसपास एकदम काले कपड़े पहने हुए उसके बॉडीगार्ड थे, जो एक से बढ़कर हट्टे कट्टे थे। तब मंदिर की ओर देखते हुए उस नौजवान ने अपने आंखों पर चढ़ाई हुई शेड्स को उतार दिए थे और मंदिर को अपनी उम्मीद भरी आंखों से देखने लगा था और मन ही मन में कहा, मैंने सुना है कि यहाँ मांगी हुई मन्नतें मुरादें पूरी हो जाती हैं। मैं भी देखता हूँ कि मेरे 20 सालों की ख्वाहिश क्या यहाँ पूरी होगी। कहीं ना कहीं यह सोचते हुए जल्दी ही उसने अपने गार्ड्स की ओर देखा और उसके गार्ड्स फटाफट से सीढ़ियों पर आगे चढ़ने लगे थे। कुछ गार्ड्स उसके पीछे पीछे थे, कुछ उसके आगे आगे थे और उनके बीच में से चलते हुए जा रहा था वह 25 से 26 साल का नवयुवक नौजवान। वही जल्दी ही सीढ़ियां चढ़ने लगा था। वहीं दूसरी ओर वही सबके सब ऊपर मंदिर में पहुंचने के बाद अच्छे से सब सुस्ताने लगे थे। आस्था अरमान के हाथों पर अपने कोमल कोमल हाथों को फहराने लगी थी। अरमान को यह बहुत ही पसंद आ रहा था। हालांकि अरमान के हाथों में कोई खास दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी आस्था का इस तरह से इतने प्यार से उसे छूना उसे बड़ा भा रहा था और जानबूझकर अब तो आस्था के सामने अपने दोनों हाथों को आगे करके बैठ गया था और फुसलाते हुए बोला, यहाँ भी दर्द हो रहा है आस्था, यहाँ भी कीजिए ना प्लीज। अब आस्था अरमान की शरारत देख रही थी, क्योंकि अरमान जिस तरह से उसे देख रहा था आस्था के गाल एकदम ही लाल होने लगे थे। वेल, जल्दी ही नानी माँ ने सबको एक एक पूजा की थाली देते हुए कहा कि वह सब अपनी अपनी पूजा कंप्लीट करें। पूजा की थालियां ऑलरेडी वह घर से ही लेकर आई थी, जो नानी माँ ने बड़ी ही प्यार से आरती की। थाली उन सब नवविवाहिता के हाथों में दे दी थी और सब बड़े ही मन से अपने अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए, साथ ही साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए प्रार्थना करने लगी थी और सभी बेहद खुश थे। वही आहान को ना जाने आज क्यों बार बार रौनक की ओर देखना अच्छा लग रहा था और वही रौनक, जो कि कान्हा जी की मूर्ति के आगे दोनों हाथों को जोड़कर खड़े हुए थी और आंखें बंद करके कुछ न कुछ प्रार्थना कर रही थी, तो उसे देखे जा रहा था उसका ध्यान प्रार्थना में कम और रौनक में ज्यादा था। आहन को बार बार रौनक की ओर देखना अच्छा लग रहा था। वही रौनक जो कान्हा जी की मूर्ति के आगे दोनों हाथ जोड़कर खड़ी थी और आंखें बंद करके कुछ ना कुछ प्रार्थना कर रही थी, उसे देखते हुए उसका ध्यान प्रार्थना में कम और रौनक में ज्यादा था। यही हाल सुमित का था, क्योंकि जब से राधिका ने सुमित से शादी करने से मना किया था, राधिका ने एक बार भी सुमित की ओर नहीं देखा था। वह उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी।
और राधिका का इस तरह से सुमित को इग्नोर करना उसे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। और अभी भी रौनक के ठीक बराबर में राधिका आंखें बंद किए हुए प्रार्थना कर रही थी और सुमित घूर कर उसे देख रहा था। राधिका को प्रार्थना करते हुए अपने बदन पर सुमित की नजरों की तपिश महसूस हो रही थी, लेकिन जानबूझकर वह फिर से उसे इग्नोर कर रही थी, क्योंकि उसने सोच लिया था कि इस तरह से वह अपना प्यार हासिल नहीं करेगी। और वैसे भी अगर सुमित उसे प्यार नहीं करता है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, शायद उसके प्यार में ही कोई ना कोई कमी है। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए राधिका ने सुमित से पूरी तरह से बाएं काट कर लिया था। अभी उन सब की पूजा परफेक्टली कंप्लीट हो गई थी और सभी जोड़ों ने दादाजी और नानी माँ से आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया था। लेकिन ठीक उसी वक्त जो नवयुवक वहां आ रहा था, उसके गार्ड्स ने तुरंत सबको जाकर वहां से हटा दिया था। प्लीज आप सब लोग साइड में हो जाइए, प्लीज, ऐसा बोलकर वे सबको साइड में करने लगे थे। वही अरमान के लिए यह सब देख पाना ना काबिले बर्दाश्त था और वह घूर कर उन गार्ड्स को देखने लगा था। हालांकि वह मंदिर में अपनी गन वगैरह साथ लेकर नहीं आया था, लेकिन सभी की आंखों में उस वक्त गुस्सा था कि इस तरह से इनकी हिम्मत कैसे हुई उन लोगों को सामने से हटाने की। लेकिन आस्था ने अरमान का हाथ थाम लिया था और उसे मनाते हुए बोली, देखिए आप गुस्सा मत कीजिए, मंदिर है, कोई आ रहे होंगे प्रार्थना करने के लिए, हमें इस तरह से रास्ता नहीं रोकना चाहिए। और वैसे भी हमने अभी तक अपनी परिक्रमा पूरी नहीं की है, तो जब तक हम अपनी परिक्रमा पूरी नहीं कर लेते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और अगर आप सब चाहें तो आप सब जा सकते हैं, हम बाद में आ जाएंगे। अब जैसे ही आस्था ने यह बोला, अरमान आस्था को घूरते हुए खुद से बोला, लगता है इस लड़की की ज्यादा ही जुबान चलने लगी है। जब पहले ये मुझसे डरती थी तभी अच्छा था, कम से कम इतना तो नहीं बोलती थी। तभी नानी माँ बोली, अरे मेरे बच्चे कैसे बातें कर रही है, हम भला तुम्हें छोड़कर क्यों जाएंगे, और परिक्रमा तो पूरी करनी है। हाँ करो करो, परिक्रमा पूरी करो, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। तो चलो तुम अपनी परिक्रमा शुरू करो। तब आस्था मुस्कुरा दी और नानी माँ का आशीर्वाद लेकर वह थोड़ा सा मंदिर के बाहर आकर परिक्रमा की तैयारी करने लगी। लेकिन जब वह 26-27 साल का नवयुवक सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर आ रहा था और आस्था थोड़ा परिक्रमा करने के लिए बाहर निकल रही थी, उसी वक्त वह उस नवयुवक से टकरा गई थी और उसने आस्था का हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया था, क्योंकि अगर वह आस्था का हाथ नहीं पकड़ता तो आस्था सीढ़ियों से नीचे गिर जाती। अब आस्था का इस तरह से एक्सीडेंट हुआ देखकर सभी की चीख निकल गई थी। वहीं अरमान की नजरें तो सिर्फ उस आदमी के हाथ पर थीं, जिस हाथ से उसने आस्था का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी आस्था ने जोरों से अपनी आंखें बंद कर ली थीं, क्योंकि उसे लगा था कि वह गिर जाएगी। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। अब धीरे धीरे जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने एक बड़ा ही हैंडसम सा चेहरा था और वह नौजवान भी अपनी काली आंखों से आस्था को ही देख रहा था और आस्था भी उसे देख रही थी। आस्था को उसमें से किसी भी तरह का अजनबीपन एहसास नहीं हुआ था। अब तभी अरमान ने तुरंत आकर उस आदमी के हाथ से आस्था का हाथ छुड़ा लिया था और आस्था को पीछे करके उसके ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया था। लेकिन वह लड़का तो बार बार आस्था की ओर ही देखे जा रहा था, क्योंकि शायद जो एहसास आस्था को हुआ था वही एहसास उसे भी हुआ था। लेकिन तब तक रौनक, रश्मि, राधिका तुरंत आस्था के पास आ गई थी और उसे संभालने लगी थी। साथ ही साथ आहान आस्था के लिए पानी लेकर आ गया था। वह तभी अरमान ने उस आदमी को एकदम किलर लुक दिया, मानो कि उसे आंखों ही आंखों में कहना चाह रहा हो कि उसकी बीवी से दूर रहना। तभी दादाजी वहां आते हुए चिंता भरी आवाज में बोले, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने हमारी बहू को गिरने से बचा लिया, वरना उसे आज काफी ज्यादा चोट लग जाती। तब उस लड़के का ध्यान दादाजी पर गया और रिस्पेक्ट से बोला, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अंकल जी, वह सेफ है, मेरे लिए काफी है। ऐसा बोलकर उसने सीधा मंदिर का रुख किया और जाकर प्रार्थना करने लगा था। वही आस्था उसे लड़के को जब तक देखती रही जब तक कि वह मंदिर के अंदर नहीं चला गया। वहीं नानी माँ उस लड़के को अपने सामने देखकर थोड़ा सा चौंक गई थी और उसने उस लड़के से अपना चेहरा छुपा लिया था। ऐसा लग रहा था मानो नानी माँ उस लड़के से बचने की कोशिश कर रही हो। तभी नानी माँ ने आस्था से कहा, बेटी अभी तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी परिक्रमा किसी और दिन पूरी कर लेनी चाहिए, अभी तो हमें घर चलना चाहिए। अब जैसे ही नानी माँ ने यह कहा, सभी लोग नानी माँ के हाँ में हाँ मिलाने लगे, क्योंकि आस्था तो काफी घबरा गई थी। तो इस हालत में उसे नहीं लग रहा था कि वह शायद अपनी परिक्रमा पूरी कर पाएगी। नानी माँ के कहने पर जल्दी ही सबने एक नजर मंदिर की ओर देखकर एक बार फिर से प्रणाम किया और सबके सब सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपने सिंघानिया मैंशन की ओर रवाना हो चुके थे। वही आस्था की आंखों के सामने बार बार उस लड़के का चेहरा आ रहा था, न जाने क्यों, लेकिन आस्था का दिल कर रहा था कि वह उस लड़के से बातें करे, उससे पूछे कि वो कौन है। लेकिन फिलहाल अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने के बाद उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह उस लड़के को कुछ कह सके, क्योंकि अरमान का चेहरा एकदम डार्क हो गया था। अभी तक वह आस्था के साथ जो हादसा हो सकता था उससे उभर नहीं पाया था। अभी वह सब लोग सिंघानिया मैंशन पहुंचे भी नहीं थे कि रास्ते में एक गाड़ी ने उन्हें ओवरटेक किया था। अब सबके सब घूर कर उस गाड़ी को देखने लगे। उस गाड़ी में से देव बाहर निकला। देव की हालत काफी ज्यादा खराब थी। देव अगली सुबह जब उठा तो उसे एहसास हुआ कि वीर उसके कैद से भाग गया है, तो वह सीधा उसी हालत में सिंघानिया मैंशन आ गया था। वहां जाकर उसे पता चला कि सब के सब मंदिर गए हैं, तो देव मंदिर की ओर रवाना हो चुका था। अब रास्ते में जैसे ही उसने सिंघानिया मैंशन की गाड़ियां देखी तो फटाफट से उसने गाड़ी को ओवरटेक किया। देव को ऐसे हालात में देखकर सभी गाड़ियों से बाहर आ गए थे। तभी देव अरमान के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया था और गिल्टी आवाज में बोला, बॉस एक गड़बड़ हो गई है, वीर रायचंद मेरी कैद से छूटकर भाग गया है। अब जैसे ही अरमान ने यह सुना, उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था, क्योंकि अरमान को एहसास हो गया था कि जरूर वह वीर रायचंद उस अबीर सिंह राठौर के हत्थे चढ़ गया होगा।
लेकिन अरमान यह नहीं जानता था कि अब अबीर सिंह राठौर खुद वीर रायचंद की जान का प्यासा है, क्योंकि उसने आस्था के बारे में गलत सोचा है। उसने आस्था को किडनैप करने की कोशिश की है, तो इसीलिए अबीर वीर रायचंद को नहीं छोड़ेगा। और यह बात बताने के लिए उसने जल्दी ही अरमान को फोन कर दिया था। जब देव अरमान के ठीक सामने खड़ा होकर वीर के भागने की खबर दे रहा था, तभी अरमान का फोन बजने लगा और अरमान ने जैसे ही कान पर फोन लगाया, अबीर ने उसे बता दिया कि वीर ने उसकी बटरफ्लाई के बारे में गलत सोचा है, इसीलिए उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब अरमान की फोन पर पकड़ मजबूत हो गई थी, क्योंकि आस्था के साथ गलत करने वालों को अरमान अपने हाथों से सजा देना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि अबीर सिंह राठौर वीर को कुछ भी करे। वैसे भी अरमान ने वसुंधरा से वादा किया था कि वह उसके बेटे को ऐसी खतरनाक मौत देगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकेगा। वहीं दूसरी ओर अमरेश गुस्से से रायचंद विला में इधर उधर टहल रहा था, क्योंकि उसे इस बात की खबर लग चुकी थी कि उसका बेटा इस वक्त फरार है और अरमान सिंघानिया के कब्जे में है। अमरेश वसुंधरा के कमरे का दरवाजा काफी घंटों से खटखटा रहा था, क्योंकि वसुंधरा अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी। लेकिन जब वसुंधरा को कैद हुए पूरे 24 घंटे से ज्यादा हो गए, तब अमरेश ने दरवाजा छुड़वा दिया था और जैसे ही उसने अंदर का नजारा देखा तो वह हैरान हो गया। वसुंधरा ने अपनी हालत बहुत ज्यादा बुरी बनाई हुई थी। उसके बाल चारों तरफ से बिखरे हुए थे। वह बड़ी ही खतरनाक लग रही थी। वसुंधरा को इस तरह से देखकर अमरेश की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि भले ही उसने वसुंधरा को ज्यादा दिल से ना अपनाया हो, सिर्फ अभिमान से बदला लेने के लिए उसने वसुंधरा के साथ ऐसी हरकत की थी। लेकिन वसुंधरा समाज की नजरों में उसकी बीवी थी और उसके बाद को उसने अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ था। समाज के आगे वे लोग एक हैप्पी मैरिड कपल थे और एक साथ काफी ज्यादा लोगों के सामने पोज दिया करते थे। सबकी नजरों में आइडियल हस्बैंड वाइफ बने रहते थे। लेकिन आज वसुंधरा की हालत काफी खराब थी। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और वसुंधरा एक तक सिर्फ वीर की फोटो को देखे जा रही थी। तब अमरेश ने वसुंधरा के कंधों को पकड़कर गुस्से से तमतमाते हुए बोला, अगर आज मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तेरे उस बेटे अरमान सिंघानिया की जान अपने हाथों से ले लूंगा। अगर वीर तुम्हारे पास आ गया था तो इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, क्यों उसका साथ दिया? हाँ बोलो, जवाब दो। तभी वसुंधरा एक ही लाइन बार बार बोल रही थी, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए। अब जैसे ही वसुंधरा ने दीवानों जैसी हालत में इस तरह की बातें लगातार की, अब तो अमरेश का पारा और ज्यादा बढ़ गया था और वह समझ चुका था कि वसुंधरा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। फटाफट से उसने एम्बुलेंस को फोन किया ताकि वसुंधरा का मेंटल ट्रीटमेंट करवाया जा सके और उसे फटाफट अस्पताल में एडमिट करवा दिया था। वही डॉक्टर ने उसे कुछ दिनों के लिए पागल खाने में एडमिट करने की बात कही थी और अमरेश को तो उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। वैसे भी वह किसी पागल के साथ नहीं रह सकता था, इसीलिए उसने वसुंधरा को एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था और खुद वीर की तलाश में उसने अपने सभी आदमियों को एक्टिव कर दिया था। और उसे जल्दी ही इस बात की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि वीर अरमान सिंघानिया की कैद से भाग निकला है और अबीर सिंह राठौर के हाथों चढ़ गया है। तो इसीलिए अमरेश अब अबीर सिंह राठौर से मिलने के लिए निकल पड़ा था। वही अरमान भी अब देर न करते हुए मारिया के हाथों सभी लेडीज को घर ले जाने को बोल दिया था और खुद रास्ते में ही आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान और टाइगर के साथ अबीर सिंह राठौर के मेंशन की ओर रवाना हो चुका था। और रास्ते में ही उन्होंने अपनी प्राइवेट वैन में कपड़े चेंज कर लिए थे और सभी इस वक्त अपने ब्रांडेड सूट में थे। अब वक्त आ गया था अबीर सिंह राठौर से सीधे सीधे मुलाकात का। जल्दी ही वो सब अबीर के पैलेस में पहुंचे और जैसे ही वे वहां गए तो सभी के सभी हैरान हो गए थे। अबीर सिंह राठौर ने वीर रायचंद को अपने ही फार्म हाउस के बाहर लटकाया हुआ था। उसके हाथ बंधे हुए थे, साथ ही साथ उसके जिस्म पर बम बंधे हुए थे। अब जैसे ही अरमान सिंघानिया वहां गया, वह हैरान था कि अमरेश अबीर सिंह राठौर के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था और अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रहा था। अब अरमान ने जैसे यह देखा, वह पूरी तरह से चौंक गया था, क्योंकि वह चाहता था कि अमरेश उसके सामने इस तरह से झुके, अबीर सिंह राठौर के सामने नहीं। अब जैसे ही अबीर ने अरमान को वहां देखा तो तुरंत एक ही झटके में खड़ा होकर अरमान के सामने खड़ा हो गया था और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, ओह हाँ, तो फाइनली मिस्टर अरमान सिंघानिया आप यहाँ आ ही गए। रियली, मुझे तो लगा था कि तुम रात को ही यहाँ आ टपकोगे। चलो खैर, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अभी तक तुम्हारे सौतेले भाई की जान नहीं गई है। अब जैसे ही अबीर सिंह राठौर ने यह बोला, अरमान के खून में आग लग गई थी, क्योंकि वह भी वीर रायचंद से बेहद नफरत किया करता था और वीर से नफरत करने का रीजन थी वसुंधरा और साथ ही साथ अमरेश रायचंद। लेकिन इन सब में वीर की कोई गलती नहीं थी, यह बात सब जानते थे। वीर अमरेश और वसुंधरा का बेटा था। उसकी सबसे बड़ी गलती सिर्फ और सिर्फ यही थी। अरमान ने एक नजर गिड़गिड़ाते हुए अमरेश की ओर देखा और अगले ही पल वीर की तरफ देखा, जिसके पूरे जिस्म पर इस वक्त काफी सारे बम बंधे हुए थे। तभी अरमान ने अबीर की ओर देखकर कहा, छोड़ दो उसे। अब जैसे ही अरमान ने यह बोला, वीर के माथे पर बल पड़ गए थे और अबीर अपने चेहरे पर शरारत लाते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ? अंदर का भाई जाग गया क्या, जो अपने सौतेले भाई को छुड़ाना चाहते हो? अब जैसे ही अरमान ने यह बोला, वीर के माथे पर बल पड़ गए थे और अबीर अपने चेहरे पर शरारत लाते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ? अंदर का भाई जाग गया क्या, जो अपने सौतेले भाई को छुड़ाना चाहते हो? उस वक्त अमरेश की हालत काफी ज्यादा खराब थी। इतना ही नहीं, उसकी आंखों से धारदार आंसू बह रहे थे। अब अरमान को वहां देखकर वह एक झटके से उसके पास आया और घुटनों के बल बैठ गया और अमरेश ने मिन्नतें करते हुए कहना शुरू कर दिया, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैंने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं,
लेकिन प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, हमें हमारे किए की सजा मिल चुकी है। वसुंधरा पागल हो गई है और वह मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है और मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए शहर छोड़कर चला जाऊंगा। बस मेरे बेटे को बचा लो, बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। अमरेश यह बोलकर बुरी तरह से अरमान के सामने गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन अरमान को जैसे ही पता चला कि वसुंधरा पागल हो गई है और वह इस वक्त अस्पताल में एडमिट है, तो यह बात अरमान को कुछ खास पसंद नहीं आई। हालांकि वह बचपन से लेकर आज तक सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से करता आया था और शायद यही वजह थी कि अरमान इतना ज्यादा सख्त मिजाज का हो गया था। लेकिन अब अमरेश के इस तरह से गिड़गिड़ाने पर अरमान को कुछ अजीब लग रहा था। फिलहाल अरमान ने अपनी बंदूक निकालकर सीधा अबीर के माथे से सटा दी। अब अबीर के सभी आदमी एक्टिव हो गए। अजीत ने अरमान के बाकी सभी आदमियों को गन पॉइंट पर ले लिया था क्योंकि अबीर सिंह राठौर के पास आदमियों की पूरी फौज थी। फिर अबीर ने अरमान के सामने आस्था को बटरफ्लाई कहकर पुकारा तो अरमान काफी तमतमा गया क्योंकि वह अबीर के मुंह से आस्था का नाम तक नहीं सुनना चाहता था। लेकिन जब देखो तब अबीर सिंह राठौर आस्था को अपनी बटरफ्लाई बोलता था। वहीं दूसरी ओर आस्था के दिल में बेचैनी पैदा हो गई थी। वह हर हाल में वहां जाना चाहती थी जहां अरमान गया था क्योंकि वह अरमान को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी और आस्था को तो खतरों के खिलाड़ी बनने की कुछ ज्यादा ही आदत थी। हालांकि अरमान ने साफ साफ मारिया को लोगों को मेंशन के अंदर लेकर जाने के लिए कहा था और सब लोग मेंशन में चले भी गए थे, लेकिन आस्था गाड़ी से नहीं उतरी। मारिया हैरान हो गई और आस्था की ओर देखकर बोली, क्वीन आपको उतरना होगा क्योंकि उसके बाद मुझे कहीं जाना है। क्योंकि मारिया भी जल्द से जल्द लोगों को मेंशन में छोड़कर अरमान के पास पहुंचना चाहती थी ताकि वहां जाकर उनकी मदद कर सके। लेकिन तभी आस्था ने मारिया की ओर देखकर कहा कि वह उसके साथ जाएगी। मारिया हैरान थी और बोली, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरे साथ नहीं जा सकती हैं। अगर आपने मेरे साथ जाने की कोशिश की तो शायद किंग को यह बात पसंद ना आए और उसकी सजा वह हम दोनों को दें। तभी आस्था ने मारिया की ओर देखा और बोली, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ मारिया जी, लेकिन इस वक्त मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज आप मुझे लेकर चलिए। अब जैसे ही आस्था ने यह बोला, मारिया हैरान थी। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे क्योंकि आस्था तो जिद पकड़कर बैठ गई थी। इसीलिए उसने फटाफट से टाइगर को फोन करना शुरू कर दिया। क्योंकि टाइगर अरमान के साथ था तो वह उससे पूछकर बता सकता था कि क्या वह आस्था को साथ लेकर आए या ना लेकर आए। लेकिन क्योंकि उस वक्त सभी के सभी गन पॉइंट पर थे और कोई किसी का फोन अटेंड नहीं कर रहा था, तो इसीलिए टाइगर ने भी फोन नहीं उठाया। मारिया ने बारी बारी से सबको फोन किया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। अब तो मारिया के मन में भी हलचल पैदा हो गई थी। उसे वहां जाकर देखना होगा कि आखिरकार मामला क्या है, क्यों वह लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। अब मारिया देरी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने आस्था से कहा, देखिए क्वीन, प्लीज मैं आपकी जान के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, आपको मेंशन के अंदर जाना ही होगा। तभी आस्था चीखते हुए बोली, क्या आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? मारिया जी, वैसे भी अबीर सिंह राठौर मेरी वजह से अरमान जी के पीछे पड़ा हुआ है और मैं अबीर राठौर को अच्छे से समझा देना चाहती हूँ कि वह मुझे पाने की बेकार की जिद छोड़ दें। वैसे भी मैं सिर्फ और सिर्फ अरमान सिंघानिया की हूँ। ये बोलकर आस्था गाड़ी में एक तरफ खिसक कर बैठ गई। अब तो मारिया पूरी तरह से कशमकश का शिकार हो गई थी। वह क्या करे ये समझ नहीं आ रहा था। अब वह आस्था को कैसे समझाए कि वह वहां नहीं जा सकती है, वहां काफी ज्यादा खतरा हो सकता है और ऊपर से कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। तो इस वजह से अब मारिया के दिल की बेचैनी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसने एक शर्त रखी कि आस्था गाड़ी से बाहर नहीं निकलेगी। उसे लेकर वह अबीर सिंह राठौर के मेंशन की ओर रवाना हो चुकी थी क्योंकि मारिया अब हर हाल में वहां पहुंचकर सब कुछ हैंडल करना चाहती थी। क्योंकि अगर इस तरह से कोई फोन नहीं उठा रहा था तो इसका मतलब साफ था कि वह जरूर खतरे में है। अब अरमान ने अबीर के आदमियों को देखकर तिरछी सी मुस्कुराहट दी और डेंजरस आवाज में बोला, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे एक आदमी को मैं पलक झपकते खत्म कर सकता हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अभी के लिए वीर रायचंद को छोड़ दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी वीर रायचंद की जान जाए। उसकी जान जाने का समय नहीं आया है। अब जैसे ही अरमान ने यह कहा, अबीर भड़क गया और ठंडे स्वर में बोला, इसने अपनी जिंदगी की गलती की है, इसे मेरी बटरफ्लाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। तुम जानते हो अरमान, तुम अभी तक जिंदा क्यों हो? क्योंकि मेरी बटरफ्लाई तुम्हारे साथ है। जिस दिन मेरी बटरफ्लाई मेरे पास आ जाएंगी उस दिन मैं तुम्हें भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मेरी बटरफ्लाई लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। अब अरमान का पारा बहुत बढ़ चुका था। अब उसके लिए गुस्सा कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया था। बार बार उसके हाथ सिर्फ और सिर्फ अबीर सिंह राठौर के पिता अमरेंद्र राठौर को दिए गए जुबान रोक दिया करते थे। लेकिन अब पानी सर के ऊपर पहुंच चुका था और अब अरमान के पास कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए अरमान ने अब फायर कर दिया, लेकिन तब तक किसी ने अरमान के हाथ को पकड़कर उसकी बंदूक की नली को सीधा कर दिया और फायर खाली चला गया क्योंकि अरमान की ओर फायर हुआ था। अबीर अरमान की ओर देखकर तिरछा मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल अबीर की मुस्कुराहट गायब हो गई क्योंकि इस वक्त अरमान का हाथ किसी और ने नहीं बल्कि अबीर के अपने पिता अमरेंद्र राठौर ने रोका था। अमरेंद्र को वहां देखकर अबीर के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए और वह हड़बड़ाते हुए बोला, पापा आप क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। आपको इस तरह से यहाँ नहीं आना चाहिए। पापा आपने यहाँ आकर गलती कर दी। तभी अचानक अमरेंद्र जी गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने खींचकर अबीर सिंह राठौर के मुंह पर एक चांटा मार दिया और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ नाराजगी से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से यह घटिया हरकत करने की? मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि मेरे लिए तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस जमीन के पीछे यहाँ तक आने की और अरमान सिंघानिया साहब को इस तरह से परेशान करने की? हाँ बोलो, जवाब दो।
और तभी अमरेंद्र ने भी ऑर्डर दे दिया कि वह सभी अपनी बंदूकें नीचे कर लें और वीर को छोड़ दें। अब वीर को छुड़ा लिया गया था और अमरेश ने अरमान के सामने अपनी नजरें नीची करते हुए अपने किए की माफी मांगी और अमरेश वीर को लेकर वहां से जाने लगा। वीर के चेहरे और आंखों में इस वक्त सभी के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। साथ ही उसे अपने बाप का इस तरह से गिड़गिड़ाना कुछ खास पसंद नहीं आया था। लेकिन फिलहाल अमरेश चुपचाप शांति से अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। उसके लिए यही बड़ी बात थी कि उसके बेटे की जान बच गई है और वह उसे सीधा वहां से मेंशन ले आया और वहां जाकर सामान पैक करने को बोलने लगा। लेकिन वीर की आंखों में कुछ था जिसे साफ पता चल रहा था कि वह एक बार फिर लौटेगा, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। वहीं अबीर घूर कर अपने पिता को देखते हुए नाखुश होकर बोला, आखिरकार आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने आपसे वादा किया था कि जब तक मैं आपको वह जमीन नहीं लौटा देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वैसे भी अरमान ने जबरदस्ती आपसे वह जमीन ली है और मैं उस जमीन को वापस हासिल करूंगा और साथ ही साथ अरमान से जाकर उसकी बीवी को भी मैं अपना बनाकर रहूंगा। अबीर की इस तरह की बेतुकी बातें सुनकर अमरेंद्र जी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्होंने एक और चांटा उसके मुंह पर मार दिया। तब अबीर अपने पिता को घूरता रह गया। तब अबीर सिंह राठौर के पिता उसकी ओर देखकर लाचार होकर बोले, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तेरी नीयत इतनी ज्यादा गिरी हुई हो सकती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से सिंघानिया साहब की बीवी के बारे में सोचने की? हाँ, तब अबीर ने एक लुक अपने पिता की ओर देते हुए कहा, जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था उस दिन से मैं उसे पसंद करने लगा था। मुझे नहीं पता था कि वह पहले से शादीशुदा है, लेकिन जब से मैंने आस्था को देखा है पहली नजर में ही मैं उसको प्यार करने लगा था और आस्था को डेस्परेटली मैं अपना बनाना चाहता था। वहीं आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान सबके चेहरे ऐसे पड़े थे कि अगर उन्हें मौका मिल जाए तो अबीर सिंह राठौर के इतने टुकड़े करें कि उसके टुकड़े भी किसी के हाथ न आए। अब सब के सब अपने गुस्से से लाल चेहरों के साथ तमतमाते हुए अबीर की ओर ही देख रहे थे। वहीं अरमान सिंघानिया भी काफी हद तक हैरान था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से अबीर उसी के सामने खड़ा होकर उसकी ही बीवी के बारे में इस तरह की बातें करेगा। अब अरमान का पारा बढ़ चुका था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। खुद को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था और अबीर के पिता अमरेंद्र जी ने अरमान के गुस्से को भांप लिया था। वह समझ चुके थे कि अगर उनका बेटा अभी चुप नहीं हुआ तो शायद उनके बेटे का आज आखिरी दिन हो सकता है। तभी अमरेंद्र जी अबीर की ओर देखते हुए बोले, अपनी फालतू की बकवास बंद करो और वैसे भी हमने तुम्हारा रिश्ता एमएलए साहब की बेटी शिवानी के साथ तय कर दिया है। सगाई हो गई है और अगले महीने ही हम तुम्हारी शादी करेंगे। अब जैसे ही अबीर ने यह बात सुनी वह पूरी तरह से हिल गया था। वेल, तभी अबीर गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि उस लड़की का नाम आप मेरे नाम के साथ मत जोड़ें। वैसे भी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है और मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ आस्था को चाहता हूँ। मैं सिर्फ बटरफ्लाई से शादी करूंगा, समझे आप? अब अबीर की बातें सुनकर अमरेंद्र जी का पारा बढ़ता ही जा रहा था। साथ ही साथ अरमान की ओर देखकर उन्हें और भी ज्यादा डर लग रहा था। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा आज अपनी बेवकूफी की वजह से अपनी जान गंवा बैठेगा। इसीलिए वह तुरंत अपने दोनों हाथों को जोड़कर अरमान के सामने खड़े हो गए और फिक्र भरी आवाज में बोले, मिस्टर सिंघानिया, इस नालायक की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और वैसे भी जब वह जमीन मैंने आपको दी थी, हाँ, हालांकि आपने मुझे मजबूर किया। वह जमीन मैं बेचना नहीं चाहता था, लेकिन उस जमीन की आपने मुझे उस वक्त अच्छी खासी कीमत दी थी, जिसके बदौलत मैंने अपना फॉरेन बिजनेस सेटअप किया। वह जमीन सिर्फ और सिर्फ आपकी है। और एक बात, मेरे बेटे की मेंटालिटी मैं जानता हूँ कि उसने आपकी बीवी की शान में गुस्ताखी की है, लेकिन प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। यह बोलकर अमरेंद्र जी अबीर की तरफ से माफी मांगने लगे थे, लेकिन अरमान तो अभी भी यही सोच रहा था कि क्या वाकई इसका रिश्ता तय है। तब अबीर ने अरमान की ओर देखकर बेरुखी से कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। आस्था सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मैं उसे पाने के लिए हर हद पार कर जाऊंगा। अब अमरेंद्र जी अपने बेटे के इस तरह के फालतू की बातें सुनकर परेशान थे, क्योंकि आस्था के लिए जुनून अबीर की बातों में साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी अचानक किसी ने आकर एक जोरदार छांटा अबीर सिंह राठौर के मुंह पर मार दिया। वह कोई और नहीं बल्कि हमारी प्यारी आस्था थी। आस्था जो कि मारिया के साथ वहां आ तो गई थी और मारिया की बात के अकॉर्डिंग वह गाड़ी से बाहर भी नहीं निकली थी, लेकिन अमरेंद्र जी जब अपने बेटे को डांट रहे थे, उसे छांटे मार रहे थे और साथ ही साथ जो कुछ उसे समझा रहे थे, यह सारी बातें आस्था सुन चुकी थी और आस्था के लिए अब गाड़ी में बैठे रहना नामुमकिन हो गया था। आस्था तो सोच रही थी कि अबीर सिंह राठौर कितना ज्यादा घटिया आदमी निकला। अपनी मंगेतर के होते हुए भी यह हमारे पीछे पड़ा हुआ है, इसे तो आज हम सबक सिखा कर रहेंगे। यह सोचते हुए आस्था जल्दी ही गाड़ी से बाहर निकल गई और सीधा उसने अबीर सिंह राठौर के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। वहीं अरमान आस्था को वहां देखकर चौंक गया था। आस्था गाड़ी से बाहर निकल गई थी, सीधे जाकर उसने अबीर सिंह राठौर के मुंह पर तमाचा जड़ दिया था। अरमान आस्था को वहां देखकर चौंक गया था। उसके चेहरे पर परेशानी और हैरानी के भाव आ गए थे, लेकिन अगले पल उसने मारिया की तरफ देखा। मारिया ने अरमान को देखते ही अपनी गर्दन झुका ली थी, तो अरमान समझ गया था कि आस्था जरूर जिद करके मारिया के साथ यहाँ आई होगी। आस्था को अपने सामने देखकर अबीर की आंखों में चमक आ गई थी और वह खुश होकर बोला, बटरफ्लाई, तुम यहाँ, तुम आ गई हो मेरे पास, तुम मेरे घर पर आई हो। मुझे पता था कि तुम वह सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओगी और हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपना लोगी। तभी आस्था अबीर पर चीखते हुए गुस्से से बोली, बंद करो अपना ये ड्रामा। हाँ, क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? और क्या कहा? बटरफ्लाई हमारा नाम आस्था है। आस्था अरमान सिंघानिया, ये नाम अपने दिलों दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो। और एक और बात, कान खोलकर सुन लो, आइंदा
से तुमने हमें बटरफ्लाई कहा तो हम अपने पति की बंदूक से ही तुमको भून डालेंगे, समझे तुम? हाँ बोलो, जवाब दो। अभी तुम हमारी खूबसूरती को लेकर हमारे पीछे पड़ गए हो। अगर कल को हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हम जल जाते हैं या हमारा खूबसूरत चेहरा बिगड़ जाता है, तब भी क्या तुम हमें इतना ही प्यार करोगे? हाँ बोलो, जवाब दो। अब अबीर सिंह राठौड़ बोलती बंद हो गई थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह आस्था के सवालों का क्या जवाब दे। लेकिन अमरेंद्र हैरानी से अपने सामने खड़ी हुई एक नाजुक दुबली पतली सी लड़की आस्था को देख रहे थे। आस्था ने अभी तक अपनी येलो कलर की साड़ी ही पहनी हुई थी, लेकिन आस्था के गले में जो पेंडेंट था वह अमरेंद्र राठौड़ की आंखों में जैसे बस चुका था। वह कभी उस लॉकेट को देख रहे थे तो कभी आस्था को देख रहे थे। अब अबीर सिंह राठौड़ आस्था की बातें सुनकर पूरी तरह से निरुत्तर हो गया था। वहीं अरमान ने तुरंत आस्था की बाजू को पकड़ा था और बेचैनी छुपाते हुए बोला था कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, वह सारी बातें संभाल सकता है। लेकिन आस्था ने तुरंत अरमान की ओर देखकर कहा, सुनिए प्लीज, आप हमें बात करने दीजिए। वैसे भी हमारी वजह से ये आपको इस तरह से परेशान कर रहा है और हम ही इसे जवाब देना चाहते हैं। काश उसी दिन वह एक्सीडेंट ना हुआ होता तो ना ही ये हमें मिलते, ना कोई बवाल होता। तभी अरमान को याद आया कि जिस तरह से आस्था रश्मि के साथ मॉल गई थी तो वह स्कूटी अबीर की कार से टकराई थी। अरमान को यह बात पहले से ही पता चल चुकी थी, लेकिन उसने आस्था से ही पूछना जरूरी नहीं समझा था, क्योंकि आस्था की तरफ से अबीर के लिए किसी तरह की कोई फीलिंग नहीं थी। तो वह अबीर की बातों को कोई तूल नहीं देना चाहता था और अबीर को तो वह अपनी जिंदगी में लेकर ही नहीं आया था। तभी अबीर अचानक अपने घुटनों के बल बैठ गया और अबीर जोरों से चीखा और उसने रोना शुरू कर दिया था। अबीर को ऐसे ब्रोकन कंडीशन में देखकर सब कोई हैरान थे। वहीं आकाश, सुमित, ध्रुव, आहन, जो कि आस्था के आ जाने पर काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन अब अबीर को इस तरह से देखकर सभी हैरान हो रहे थे। लेकिन वह समझ चुके थे कि इस वक्त उनके वहां रहना ठीक नहीं है, इसीलिए जल्दी ही वह लोग एक नजर अबीर की ओर देखते हुए वहां से आकर सीधा अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए थे। अब केवल अरमान, अमरेंद्र, अबीर और आस्था वहां मौजूद थे। अब अबीर ने अचानक रोते हुए कहना शुरू कर दिया, मुझे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरा प्यार इस तरह से अधूरा रह जाएगा। मुझे मेरी पहली मोहब्बत नहीं मिल पाएगी। तभी आस्था भी अब थोड़े सॉफ्ट आवाज में बोलती है, देखिए अबीर जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और ऊपर से आप हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, तो क्या हम आपकी इज्जत नहीं करेंगे? और रही बात प्यार की, आपका प्यार आपकी मंगेतर है। आप एक बार उसे प्यार से देखिए तो सही, उससे प्यार तो कीजिए, बातें तो कीजिए, तभी तो आपको उनसे मोहब्बत होगी। तभी अबीर सिंह राठौड़ रोते रोते हल्का सा मुस्कुरा दिया था और बोला, वाकई मेरी बटरफ्लाई बातें बहुत प्यारी बातें करती है और शायद यह रीजन है कि मुझे तुमसे इतनी गहरी मोहब्बत हो गई है। लेकिन फिलहाल अगर तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती, मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ कनेक्ट रहना चाहता हूँ। मैं जिंदगी भर तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। हालांकि तुम्हारा ये पति अरमान कुछ कम नहीं है और ये अच्छे से तुम्हारी रक्षा कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। अब आस्था हैरान थी अबीर की इस तरह की बातें सुनकर। आस्था सोच रही थी कि अभी तो उसने अबीर को बताया कि अबीर से कोई लेना देना नहीं रखना चाहती है, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? तभी अबीर अपनी बात को करेक्ट करते हुए हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, तुम्हें अपने दिमाग में कुछ भी उलटी सीधी बातें लाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमारा एक ही रिश्ते का एक नाम हो, हमारा कुछ और भी तो रिश्ता हो सकता है। ऐसा कहते हुए अचानक अबीर ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था और उम्मीद भरी नजरों से देखकर बोला, मुझसे दोस्ती करोगी? अब जैसे ही अबीर ने यह बोला, आस्था हैरान हो गई थी। वहीं अमरेंद्र जी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी कि चलो, जो बात 5 सालों से वह अबीर को नहीं समझा पाए, एक लड़की ने उसे इतनी आसानी से समझा दी। लेकिन साथ ही साथ वह आस्था के पेंडेंट को देख रहे थे जो आस्था ने अपने गले में पहना हुआ था। तभी आस्था ने अनायास ही अरमान की तरफ देखा कि क्या वह अबीर से हाथ मिला ले। वहीं अरमान, जो कि अपनी बीवी को लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव था, लेकिन अबीर को इस तरह से टूटा हुआ देखकर और यह देखकर कि अबीर सिर्फ उसकी बीवी से दोस्ती करना चाहता है, तो अरमान ने पलकें झपकाते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया था और आस्था को अरमान ने अबीर से हाथ मिलाने की इजाजत दे दी थी। अरमान की परमिशन पाकर आस्था ने जल्दी ही अबीर का हाथ थाम लिया था, उसे हैंडशेक कर लिया था। तभी अबीर मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ और अदब के साथ बोला, अब मेरी दोस्त पहली बार मेरे घर पर आई है तो मैं इस तरह से तो नहीं जाने दूंगा, चलो मेरे साथ अंदर चलो। तभी आस्था बोलती है, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि आपका दोस्त अकेले नहीं है, बल्कि उसका पति भी उसके साथ है। तभी अबीर बोला, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तुम अपने पति को लेकर अंदर आ सकती हो। ऐसा बोलकर अबीर ने अरमान को टशन दिया और जल्दी ही वह अब उन्हें लेकर अपने विला के अंदर चला गया था और वहां जाकर उसने आस्था के लिए एक से बढ़कर एक खाने, पकवान, नाश्ते रेडी करवाए थे और आस्था को अपने हाथों से सर्व कर रहा था। कहीं ना कहीं अरमान यह देखकर थोड़ा सा इनसिक्योर भी हो रहा था, लेकिन फिलहाल उसने उसे कुछ नहीं बोला, उसे करने दिया था जो वह करना चाहता था। वहीं अमरेंद्र जी, जो काफी देर से आस्था के गले में पहने हुए लॉकेट को देख रहे थे, अब वह खुद को रोक नहीं पाए और अचानक आस्था के लॉकेट की ओर पॉइंट करते हुए देखकर बोले, आप जानती हैं मिसेस आस्था अरमान सिंघानिया, ऐसा ही लॉकेट मेरी दादी माँ के पास भी था, लेकिन अफसोस एक चोर ने इस लॉकेट के लिए मेरी दादी माँ का गला ही काट दिया था। उस टाइम पर यह लॉकेट केवल 5 ही बने थे और यह उस समय के सबसे एक्सपेंसिव लॉकेट में से एक है और अब यह आपके पास है। तो मैं समझ गया हूँ कि अरमान सिंघानिया ने ही आपको गिफ्ट किया होगा, क्योंकि इस लॉकेट को खरीदने की औकात अरमान सिंघानिया की ही हो सकती है, वरना इसके जितना एक्सपेंसिव लॉकेट आज तक ना कभी बना है और ना ही मार्केट में आया है।
अब जैसे ही अमरेंद्र जी ने आस्था के लॉकेट को देखते हुए यह सब बातें बताई, आस्था को तो एकदम से एक खांसी आना शुरू हो गई थी। वहीं अरमान की भी आईब्रो चढ़ गई थी और वह सवालिया नजरों से कभी अमरेंद्र को देख रहा था तो कभी आस्था को देख रहा था। वहीं आस्था अब अपनी नजरें चुराने लगी थी। वहीं अरमान हैरान हो गया कि उसने तो आस्था को कोई लॉकेट गिफ्ट नहीं किया, तो फिर इतना महंगा लॉकेट आस्था के पास कहां से आया। अब आस्था को एक उम्मीद नजर आती है। वह अमरेंद्र जी से पूछना चाहती थी कि क्या वह बता सकते हैं कि किस किस परिवार के पास यह 5 लॉकेट थे, लेकिन अरमान क्योंकि साथ था तो आस्था कुछ नहीं कह पाई। जल्दी ही अब आस्था अबीर से विदा लेकर वहां से मेंशन की ओर निकल चुकी थी। वहीं अरमान ने आस्था से कोई सवाल तो नहीं किया था, लेकिन उसके दिमाग में यह बात अभी भी गूंज रही थी कि यह इतने महंगे लॉकेट न कभी उस टाइम पर बने थे और न कभी अब आगे बनेंगे, और नहीं उनसे जितना महंगा लॉकेट कभी कोई मार्केट में आएगा। तो यह बात अरमान सिंघानिया को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी, लेकिन फिलहाल उसने आस्था से किसी तरह का कोई सवाल नहीं किया। आस्था अरमान के कंधे पर सिर रखकर बैठ गई थी और उसके शर्ट के बटन से खेलते हुए बोली, क्या हुआ? आपको बुरा लगा कि हम इस तरह से आपको बिना बताए अबीर सिंह राठौर के यहाँ आ गए थे? लेकिन हमें लगता था कि हमारी वजह से ही आपकी जिंदगी में ये अबीर नाम की मुसीबत आई है, तो हम सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करना चाहते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यह कहते हुए आस्था अरमान की ओर ना देखकर उसके सीने पर सर रखकर बैठी हुई थी। वहीं अरमान का ध्यान तो अबीर पर था ही नहीं। अभी अरमान का ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ आस्था के लॉकेट पर था और साथ ही साथ अमरेंद्र जी की कही हुई बातों पर था। और जल्दी ही सिंघानिया मेंशन में आ गए थे, क्योंकि आज फाइनली वैसे तो वह अबीर सिंह राठौड़ की जान लेना चाहता था, लेकिन आज अरमान सिंघानिया के 2 दुश्मन उससे अलग हो गए थे। साथ ही साथ अबीर सिंह राठौड़ और वीर रायचंद, अमरेश रायचंद, वसुंधरा का मामला सुलझ गया था। अब अरमान को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि यह दुश्मन अब वापस से उसकी जिंदगी में लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन अमरेश को अरमान इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। फिलहाल के लिए एक मजबूर बाप के लिए उसने अमरेश को जाने दिया था। वहीं आस्था के कानों में अभी भी अमरेंद्र जी की कही हुई बातें ही गूंज रही थी। उसे समझ में नहीं आया कि वह करे तो करे क्या। इसके लिए उसने सीधे सीधे नानी माँ से बात करने का फैसला कर लिया था। वही सबको सही सलामत देखकर दादाजी, नानी माँ राधिका, साथ ही साथ रौनक, रश्मि सबने राहत की सांस ली थी। और तभी क्योंकि अभी सब लोग काफी ज्यादा थक गए थे तो सब अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं, लेकिन आस्था रुक गई थी। आस्था अभी तक अपने कमरे में नहीं गई थी। वह सीधा नानी माँ के कमरे में उन्हें अपने साथ लेकर चली गई थी। अब नानी माँ हैरानी से आस्था को देखने लगी। तब लॉकेट के बारे में जो बातें आज अबीर सिंह राठौड़ के मेंशन में हुई थी, उसने वह सारी बातें नानी माँ को बता दी थी। अब तो नानी माँ भी पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी और बोली, लेकिन बेटा, मैंने तो तुम्हें मना किया है ना कि तुम्हें इस तरह से इस लॉकेट को नहीं पहनना चाहिए। तब आस्था नानी माँ की ओर देखकर पूछती है, आखिरकार आप हमें सच क्यों नहीं बता देती है? नानी माँ, मामला क्या है? क्यों नहीं बता देती है कि आखिरकार इस लॉकेट के पीछे की कहानी क्या है? अगर हम इतने ही अमीर हैं, इतना ही यह एक्सपेंसिव लॉकेट पहनते हैं, तो हम इतने साधारण सी जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नानी माँ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह कहकर आस्था नानी माँ के गले लगाकर रोने लगी थी और लाचारी से बोली, न जाने कब हमें वह इंसान मिलेगा जिस इंसान ने हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दुख भरा दिया। अब हम जल्द से जल्द उस इंसान से मिलना चाहते हैं। नानी, हम उस इंसान से मिलना चाहते हैं। ऐसा कहकर आस्था अब बुरी तरह से रोने लगी थी। तभी नानी माँ उसे संभालने लगी। वह चुप कराते हुए बोली, बेटा, अब तुम्हारी जिंदगी में इतना कुछ हो गया कि मुझे याद ही नहीं रहा तुम्हें इन सब चीजों के बारे में बताना। लेकिन तू फिक्र मत करो, हम तेरे गुनहगारों को जरूर ढूंढेंगे और उसी दिन उनका इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। अभी फिलहाल के लिए हमें अरमान की नजरों में नहीं आना है। अगर अरमान को इस बात के बारे में पता चलेगा कि आखिरकार तुम क्या चाहती हो, या अगर अरमान जी को इस बात के बारे में पता चलेगा कि तुम इस शहर में एक मकसद के साथ आई थी, किसी को ढूंढने के लिए आई थी, तो शायद उन्हें यह बात पसंद न आए। और अभी हमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अभी तक हम तुम्हारे दुश्मनों के बारे में नहीं जानते हैं। और अरमान को भी हम इस बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम खुद ही नहीं जानते कि वह तुम्हारा दुश्मन है तो है कौन और कहाँ है। तो इसीलिए हमें अब इंतजार करना होगा। तब आस्था ने नानी माँ की हाँ में हाँ मिला दी थी और फटाफट से वह अपने कमरे में चली गई थी। और जैसे ही वह कमरे में गई, उसने देखा कि अरमान किंग चेयर पर बैठा हुआ था और उसके हाथों में आज एक सिगार थी और अरमान सिगार फूंक रहा था। अरमान को इस तरह से बैठा हुआ देखकर आस्था हैरान थी। वह जानती थी कि इस वक्त अरमान के मन में काफी सारे सवाल चल रहे होंगे और वह कुछ ना कुछ सोच रहा होगा कि अरमान के सवालों का वह क्या जवाब देगी। अब जैसे ही अरमान आस्था के पास जाने लगा तो वह आस्था को बिना कुछ कहे वह सीधा वॉशरूम में जाने लगी। आस्था बिना कुछ कहे सीधी वॉशरूम में जाने लगी। वह चेंज करना चाहती थी। वॉशरूम में जाकर उसने कपड़े बदले और कमरे में वापस आई। उसने देखा अरमान उसी पोजीशन में किंग चेयर पर बैठा हुआ था। आस्था थोड़ी घबरा रही थी कि वह आखिरकार अरमान को क्या बोलेगी, लेकिन फिलहाल उसे अरमान का सामना तो करना ही था। यह सोचते हुए आस्था अरमान के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपने दोनों हाथों को आपस में लपेटकर बोली, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तब अरमान ने आस्था से कोई सवाल नहीं किया। बदले में उसने उसका हाथ पकड़कर सीधा अपनी ओर खींच लिया। आस्था अरमान की गोद में जा गिरी। अरमान आस्था के बालों से खेलता हुआ बोला, ऐसा कौन सा राज है वाइफी जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? अरमान के यह कहते ही आस्था की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। तब अरमान इरिटेट होकर बोला, जब भी मैं आपसे कुछ पूछता हूँ या आंखें बंद करने के लिए कहता हूँ तो आप अपनी आंखें बड़ी बड़ी क्यों कर लेती हैं? बताइए, ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं पता और शायद मुझे पता होनी चाहिए? आस्था ने अरमान की ओर देखकर कहा, यह लॉकेट हमारे माँ बाप की आखिरी निशानी है जो उन्होंने हमें दी थी। हमें नहीं पता कि यह इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है।
आप हमारा यकीन करें, हमें इसका कोई आइडिया नहीं था। आस्था ने सच बोला था, लेकिन अरमान को आस्था की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। कुछ तो ऐसा था जो अरमान को आस्था की बातों पर यकीन करने से रोक रहा था। अरमान आस्था की आंखों में देखते हुए ठंडे स्वर में बोला, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना आस्था। अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अरमान सिंघानिया क्या कर सकता है। तब आस्था अरमान की ओर देखकर थोड़ी चिढ़ते हुए बोली, लेकिन हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे, हम आपसे सच कह रहे हैं। अरमान ने अचानक आस्था को अपनी गोद से उतार दिया और खड़ा हो गया। आस्था भी अरमान के साथ साथ खड़ी हो गई और उसको पीछे से अपनी बात समझाते हुए बोली, देखिए अरमान जी, प्लीज आप हमारी बात का यकीन कीजिए, हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। अचानक अरमान आस्था की तरफ पलटा। उसकी आंखें एकदम लाल सुर्ख थीं, लेकिन इससे पहले कि वह आस्था को कुछ कहता, आस्था की आंखें बोझल होने लगीं। और जैसे ही आस्था की आंखें बंद हुईं, अरमान पूरी तरह से घबरा गया। उसने जोरों से आवाज लगाई, आस्था। अरमान की इतनी भयानक आवाज सुनकर सभी लोग जो अपने अपने कमरों में चले गए थे पूरी तरह से हैरान हो गए। सब दौड़ते भागते अरमान के कमरे में जमा हो गए। अरमान ने सबकी ओर देखते हुए कहा, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। रश्मि तुरंत आगे बढ़ते हुए बोली, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग बाहर इंतजार कीजिए, मैं अभी आस्था को चेक कर लेती हूँ। रश्मि ने इशारा करके रौनक से अपनी फर्स्ट एड किट मंगवा ली और फिर वह आस्था को अच्छे से चेक करने लगी। सभी लोग बेसब्री से बाहर रश्मि के आने का इंतजार करने लगे थे। आखिरकार रश्मि अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रही है और क्या हुआ है आस्था को लेकर वो लोग जानना चाहते थे। सभी के चेहरे पर परेशानी थी। करीब 10 से 20 मिनट के बाद रश्मि अरमान के कमरे से बाहर आई और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। उसने अरमान के उतरे हुए चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए अरमान के सामने जाकर कहा, मुबारक हो अरमान, तुम पिता और आस्था मां बनने वाली है। जैसे ही सब लोगों ने यह सुना, सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अरमान को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह हंसे, रोए, मुस्कुराए, खुश हुए या चिल्लाए या क्या करे। अरमान मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ डॉक्टर रश्मि को देख रहा था और अगले ही पल अरमान ने जाकर डॉक्टर रश्मि को जोरों से गले से लगा लिया। अरमान को ऐसा करते हुए देखकर सबके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन आकाश को कुछ खास पसंद नहीं आया। वहीं ध्रुव और आहान दोनों एक दूसरे के गले मिलने लगे, क्योंकि यह सबके लिए बहुत बड़ी और खुशी की खबर थी। वहीं दादाजी की आंखें नम हो उठीं, लेकिन नानी माँ के चेहरे पर कुछ परेशानी के भाव आ गए। लेकिन राधिका और रौनक चहकने लगीं। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था और सबके सब जल्द से जल्द आस्था को देखना चाहते थे। वहीं अरमान की आंखें नम हो गई थीं। अरमान की आंखों की खुशी इस वक्त साफ दिखाई दे रही थी। सब एक साथ अरमान के कमरे में जमा थे और आस्था की ओर देख रहे थे। आस्था को भी होश आ गया था और उसे भी उसके मां बनने की खबर मिल चुकी थी। आस्था के चेहरे पर भी नानी मां की तरह अलग ही एक्सप्रेशन थे। आस्था के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह इस खबर से कुछ खास खुश नहीं है। अरमान ने बिना किसी की परवाह किए तुरंत आस्था को गले से लगाकर उसके माथे को चूम लिया। इस वक्त अरमान कितना खुश था, यह बात उसके बॉडी एक्टिविटी से साफ पता चल रहा था। सबके सब अब आस्था और अरमान दोनों को मुबारकबाद देने लगे। अंत में दादाजी ने आस्था के सर पर हाथ रखा। वह अरमान की जिंदगी में जो खुशियां लाना चाहते थे, जो सुकून लाना चाहते थे, वह उसमें अब खुद को कामयाब हो गए थे। अब सब कुछ अच्छी तरह से हो गया है। इसका मतलब साफ है कि अब उसके पोते की जिंदगी में किसी तरह का कोई गम नहीं होगा और चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। वहीं अरमान ने आस्था को प्यार करने के तुरंत बाद एक्साइटेड फील करते हुए बोला, मुझे तुम्हारे जैसी प्यारी सी बेटी चाहिए। अरमान ने जैसे ही आस्था के मां बनने की खबर सुनी, तुरंत ही अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी। सबका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया था कि अभी तो आस्था के मां बनने की खबर मिली है और अरमान ने डिसाइड भी कर लिया कि उसकी बेटी होगी। तब आहान बिना सोचे टोकते हुए बोला, अरे भाई, आप कितने ज्यादा बेसब्र हैं, अभी बच्चा नहीं आ रहा है, बेबी को आने में अभी पूरे 9 महीने लगेंगे। वैसे भी मैंने मूवीज में देखा है 9 महीने बाद ही बच्चे आते हैं। आहान ने पप्पी सा फेस बनाकर यह सारी बातें ना समझी से बोली। अरमान उसे घूरने लगा, मानो उसे उसका इस तरह से बीच में बोलना पसंद नहीं आया था, क्योंकि यह अरमान का बच्चा था और उसका बच्चा 9 महीने में आने वाला था या आ जाने वाला था। इसका उसे कोई आइडिया नहीं था। वह तो बस यह चाहता था कि उसकी बेटी हो। तब ध्रुव आहान को कोहनी मारते हुए बोला, तो यहाँ इस तरह से बच्चा 9 महीने बाद होगा या पहले होगा? यह बात एक्सप्लेन क्यों कर रहा है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा हमारे आस पास कितनी सारी लेडीज खड़ी हुई हैं और सब हमें किस तरह से घूर रही हैं? रौनक तो आहान की बात सुनकर मन ही मन में हंसने लगी थी। वह जोरों से हंसना चाहती थी, लेकिन वह वहाँ हंस नहीं पाती। वहीं आहान घूर कर रौनक को देखने लगा, मानो उसे कहना चाह रहा हो कि ज्यादा बत्तीसी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। नानी माँ आस्था के पास आई और उसके सर पर प्यार से हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए बोली, यह नई खुशी आपको मुबारक हो बेटा। तब आस्था ने तुरंत नानी माँ को गले से लगा लिया और उसकी आंखों से कुछ आंसू बह गए। उस वक्त आस्था के दिल की हालत काफी अजीब हो रही थी। एक तो लॉकेट का राज उसे जानना था। जिस तरह से अमरेंद्र सिंह राठौड़ ने यह बोला कि यह लॉकेट बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा कीमती है, तो यह बात आस्था को रह रहकर परेशान कर रही थी। वह जानना चाहती थी कि जिस लॉकेट को वह मामूली लॉकेट समझकर शुरू से पहनती हुई आई है, वह इतना ज्यादा महंगा होगा, इतनी ज्यादा उसकी कीमती होगी। इसका तो आस्था सपने में भी अंदाजा नहीं लगा सकती थी। डॉक्टर रश्मि तब सबको टोकते हुए कहा कि आप इस तरह से आस्था के साथ में मत रहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह से आस्था के आसपास रहेंगे तो उसको घबराहट हो सकती है और इस हाल में हमें उसे सिर्फ और सिर्फ अच्छा माहौल देना होगा और एकदम अच्छे से उसका ख्याल रखना होगा। तब अरमान ने तुरंत सबकी ओर ऑर्डर देने वाले अंदाज में घूर कर देखा, मानो सबको कहना चाह रहा हो कि 1 मिनट में सब के सब इस रूम से गायब हो जाओ।
अरमान का इस तरह से देखना और सभी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए एक एक करके वहां से गायब भी हो गए, क्योंकि उन सबको आस्था की उस वक्त बेहद फिक्र थी। वहीं पर आकाश और सुमित के चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन भरी मुस्कुराहट थी। कहीं ना कहीं अरमान जितने बुरे तरीके से मर्डर किया करता था, अब वह दुश्मनों को बड़ी ही बुरी मौत दिया करता था। ये बात वह लोग देख चुके थे, क्योंकि अरमान का उन्होंने हर तरह से खतरनाक रूप देखा था। तो शायद अब उन्हें लगा था कि अब जो वह सोच रहे थे, अब शायद वह गलत होगा, क्योंकि अब अरमान वाकई आस्था को दिलो जान से प्यार करेगा, और जब अरमान को बच्चा पैदा होगा तो उसके बाद उसकी जिंदगी और भी ज्यादा हसीन और खूबसूरत हो जाएगी। तो सभी के सभी अब अरमान के लिए काफी ज्यादा खुश थे। वहीं दूसरी ओर आस्था एक नजर अरमान की ओर देखकर बिना एक्सप्रेशन के बोली, अरमान जी, हम कुछ देर अपनी नानी माँ के साथ अकेले रहना चाहते हैं। आस्था ने जैसे ही अरमान से यह कहा, अरमान को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि आस्था ने उसे एक ऐसी खुशखबरी दी थी जिसके बाद से वह आस्था को एक मिनट तो क्या, एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन अब आस्था के इस तरह से बोलने पर कि वह नानी माँ से कुछ बातें करना चाहती है, अरमान ने नानी माँ को खा जाने वाली नजरों से देखा, मानो आंखों ही आंखों में वह नानी माँ को जलाकर राख कर देगा। लेकिन फिलहाल वह आस्था की बात का मान रखते हुए वहां से बाहर निकल गया। तब आस्था की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए और वह इमोशनली विक होते हुए बोली, नानी माँ, यह क्या हो गया? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारा बच्चा होने वाला है, लेकिन हमारा दिल अंदर से खुश नहीं है। नानी माँ, हम क्या करें? हम बहुत बेचैनी हो रही है, और आपको पता है आज क्या हुआ? ऐसा बोलकर आस्था ने जो भी अमरेंद्र ने उसके लॉकेट को लेकर बातें बोली, वह सारी बातें उसने नानी माँ को बता दी थी। वही नानी माँ अपनी नजरें चुराने लगी थी। नानी माँ को इस तरह से नजरें चुराता हुआ देखकर आस्था ने तुरंत उनके हाथ पकड़कर अपने सर पर रख लिया। नानी माँ, आपको पता है ना, हम माँ बनने वाले हैं। और अपनी कसम देते हुए बोली, नानी माँ प्लीज, आप हमसे कुछ मत छुपाइए। और हम यहाँ इस शहर में अपने गुनहगारों को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन अब तो हमें हमारा भविष्य, हमारा लक्ष्य कहीं अंधकार में डूबता हुआ नजर आ रहा है। हमें कुछ नहीं पता कि हमारे पास्ट में ऐसा क्या हुआ था, और अगर ये लॉकेट इतना ज्यादा महंगा है तो ये हमारे पास क्या कर रहा है। नानी माँ प्लीज, एक आप ही हैं जो हमें हमारे सवालों के जवाब दे सकती हैं। नानी माँ प्लीज। नानी माँ की आंखों में आज उस लड़के का चेहरा आ गया था, जो लड़का उस वक्त नानी माँ को मंदिर में मिला था, और नानी माँ उस लड़के से छुपी हुई थी। अब नानी माँ ने आस्था का हाथ पकड़कर हल्का सा दबाते हुए उसे शांत होने के लिए कहा कि उसे इस तरह से स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। और नानी माँ परवाह जताते हुए बोली, बेटी, मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम कुछ भी सच मत जानो, और तुम अब अरमान के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी जियो, और हंसी खुशी अपने बच्चों का लालन पालन करो, और सब कुछ भूल जाओ। सब कुछ भूल कर और अपनी जिंदगी को दुख के साथ नहीं, खुशी के साथ शुरुआत करो। नानी माँ की बात सुन आस्था और भी ज्यादा तड़प गई थी, और तुरंत अपना हाथ नानी माँ के हाथों से छुड़ाते हुए बोली, आखिरकार आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? नानी माँ, हमारे लिए सच जानना बेहद जरूरी है। आखिरकार क्यों हमारे माता पिता की जान हमारी आंखों के सामने गई है? क्यों ये बातें आप क्यों नहीं समझ पा रही हैं? हमारे लिए उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बताइए ना प्लीज। नानी माँ प्लीज। ऐसा बोलकर आस्था नानी माँ की ओर देखने लगी थी और गिड़गिड़ाते बोली, अगर आपने यह कभी नहीं बताया कि आखिरकार उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, और क्यों आपने हमें सब लोगों से छुपा कर रखा, क्यों हमें किसी को भी इस बात के बारे में नहीं बताने दिया कि किस इंसान ने हमारे माता पिता की जान ली थी, जबकि हमने उसे अपनी आंखों से देखा था। नानी माँ, आप ये बात कैसे भूल सकती हैं? अरे हम रातों को चैन से सुबह नहीं पाते। प्लीज नानी माँ बताइए हमें, प्लीज प्लीज। आखिर क्यों गई हमारे माता पिता की जान? बताइए, बताइए ना। ऐसा बोलकर आस्था अब नानी माँ की ओर देखने लगी थी। तब नानी माँ कोल्ड वॉइस में सिर्फ एक ही लाइन बोली, तुम्हारे माता पिता की जान तुम्हारी वजह से गई है। यह बात सुनकर तो आस्था की आंखें ऐसी हो गई थीं, मानो उसने कुछ और गलत सुन लिया हो। वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी अपने माता पिता की जान उसकी वजह से गई थी। यह बात आस्था के सिर के ऊपर से जा रही थी, और अचानक रोते हुए उसे जोरों से हिचकी आती है। आस्था की हिचकी बाहर खड़े हुए अरमान ने सुन ली थी। तुरंत दौड़कर अरमान अंदर आया और अंदर आते हुए आस्था को पानी पिलाने लगा। वहीं आस्था खाली खाली नजरों से नानी माँ की ओर देखे जा रही थी। वहीं आस्था खाली नजरों से नानी माँ की ओर देख रही थी। वहीं नानी माँ अब नजरें चुराने लगी थी, क्योंकि नानी आस्था को सच नहीं बताना चाहती थी। लेकिन यह सच जानने के बाद आस्था के माता पिता की जान आस्था की वजह से गई है, यह बात आस्था बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और पानी पीने के बाद नानी माँ को देखते देखते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। अब आस्था को इस तरह देखकर अरमान ने घूर कर नानी माँ को देखा और थोड़ा सा तेज चलता हुआ आस्था के पास आया और उसका चेहरा थपथपाते हुए बोला, आस्था क्या हुआ? अपनी आंखें खोलो। तभी तुरंत डॉक्टर अंदर आ गए थे और आस्था का चेक करने लगे और बोले, बॉस, मैडम स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई है, आप फिक्र मत कीजिए, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। अब तो अरमान हैरानी से नानी माँ की ओर देखने लगा, क्योंकि नानी माँ के साथ उसने आस्था को छोड़ा था। तो फिर इस बीच ऐसा क्या हुआ कि आस्था बेहोश हो गई? यह बात अरमान के सर के ऊपर से जा रही थी, और वह बार बार नानी माँ की ओर शक भरी नजरों से देख रहा था, मानो कि वह नानी माँ से ही जानना चाहता हो कि आखिरकार ऐसा क्या कह दिया उन्होंने उसकी बीवी को कि आस्था बेहोश हो गई। लेकिन नानी माँ अपनी नजरें चुराते हुए तुरंत अपने कमरे में जाने लगी, और उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, क्योंकि उस वक्त वो किसी को भी फेस नहीं करना चाहती थी। वहीं अरमान का यह सोचकर बुरा हाल था कि आखिरकार उसकी बीवी की जिंदगी में चल क्या रहा है। साथ साथ अरमान को वह बात भी याद आई थी जब वह आस्था के लिए फूल लेकर आया था और आस्था ने सबसे महंगे फूल को पसंद किया था। वह सोचने लगा था कि आखिर क्या कहानी है आस्था की जिंदगी की।
नानी माँ तो कुछ नहीं बताएंगी, क्योंकि उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है वो नहीं बताना चाहती। तो फिर कौन आस्था की जिंदगी के बारे में उसे बताएगा? इसीलिए फटाफट से अरमान ने देव को फोन करना शुरू कर दिया। देव, जो कि अरमान को इन्फॉर्मेशन देने के बाद सीधा कहीं और नहीं बल्कि मलाइका के घर चला गया था। मलाइका, जिसे जब यह पता चल चुका था कि आस्था अरमान की पत्नी है, तो यह बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और सीधा बेहोश हो गई थी। वहीं देव ने पहले भी मलाइका को देखा था, लेकिन अब बार बार मलाइका से मिलने पर उसके दिमाग में वह स्केच याद आ गया जो मॉल में जिसने आस्था को जान से मारने की कोशिश की थी जब वो स्केच बनवाया गया था। अब देव की दिमाग की बत्ती जल उठी थी और उसने जैसे ही मलाइका और उस स्केच को मैच किया तब उसके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। और यह बात उसने अरमान को भी बता दी थी और अरमान ने जल्दी ही देव को मलाइका के पास भेज दिया था, वह भी सारी सुविधा के साथ, यानी कि उसे अच्छी तरह से सजा देने के लिए भेज दिया था। हालांकि अरमान खुद अपने हाथों से मलाइका को सजा देना चाहता था, लेकिन क्योंकि मलाइका ने अपनी जिंदगी के कितने ही सारे कीमती साल अपनी अरमान की कंपनी को दिए थे, तो बस यही सोचते हुए अरमान ने उसे देव के द्वारा ही सजा दिलाने का फैसला लिया था। अब जैसे ही मलाइका के पास देव पहुंचा और देव ने डोरबेल बजाई और मलाइका ने जल्दी दरवाजा खोला और देव को घूर कर देखने लगी थी और चिढ़कर बोली, यहाँ क्या करने के लिए आए हो तुम? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज अरमान मुझसे दूर हो गया। मैं अरमान का साथ चाहती थी, उसे पाना चाहती थी, लेकिन मैं उसे हासिल नहीं कर पाई और इसके जिम्मेदार तुम भी हो। तुमने कभी मुझे अरमान के आसपास भटकने नहीं दिया। अब जब मलाइका ने अपनी भड़ास देव पर निकाली तब देव धीरे से मुस्कुराया और ठंडे स्वर में बोला, तुम जानती हो आज मुझसे गलती हो गई थी। देव इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा था कि अगर वह इतनी ज्यादा दारू नहीं पीता तो वीर उसके कैद से कभी भी रिहा नहीं होता, लेकिन अरमान ने उसे एक और मौका दिया था, वरना अरमान गलती करने वालों को अपने आसपास भी भटकने नहीं देता है। लेकिन देव को वह अपने भाइयों जैसा मानता था, तो इसलिए उसने देव को एक और मौका दिया था और मलाइका को सजा देने का सौभाग्य उसने देव को दिया था। अब देव ने वहां आकर सीधा सीधा मलाइका के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसे सीधा बाथरूम में ले जाकर उसने बाथरूम में पानी भरकर उसके मुंह को कितनी ही देर तक बाथरूम में डाल दिया था। और जब उसे लगा कि किसी भी पल मलाइका की जान जा सकती है तब जाकर उसने उसे बाहर निकाला। ऐसा उसने एक बार नहीं बल्कि पूरे 15 बार किया था। मलाइका को बार बार इस बात का एहसास कराया जा रहा था कि अगर सांसें सही से ना आए तो किस तरह का एहसास होता है, तो इसी तरह से मलाइका को सजा दिया जा रहा था। मलाइका को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया था कि किस बात के लिए उसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। देव ने तो पूरे 15 बार उसे मौत का एहसास करवाया था। मौत के बाद उसे जिंदगी दी, एक बार फिर मौत देने की कोशिश की, उसके बाद फिर जिंदगी दी। इस तरह से देव ने पूरे 15 बार मलाइका को दम घुटने का एहसास करवाया था और जब मलाइका पूरी तरह से ढीली पड़ गई तब उसने जाकर उसे छोड़ा था। वहीं मलाइका टूटी फूटी जुबान से देव से पूछ रही थी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुम मेरी जान ही लेना चाहते थे तो सीधे सीधे मुझे गोली मार देते, नस काट देते या मुझे जहर दे देते, लेकिन इस तरह से तड़पा तड़पा कर मारने का क्या चक्कर है? हाँ, जवाब दो। तब देव ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मिसेस आस्था अरमान सिंघानिया को चेंजिंग रूम में बंद किया था, याद है ना? तो ये सिर्फ और उसकी सजा है और शुक्र मनाओ कि केवल मैंने 15 बार तुम्हें इस तरह से टॉर्चर किया है, वरना बॉस ने तुम्हें सीधा सीधा ऊपर भेजने का फरमान दिया था। अब जैसे ही मलाइका ने यह सुना कि अरमान सिंघानिया, जिससे वह शुरू से मोहब्बत करती हुई आई है, उसी ने उसे मारने का फरमान दिया था, तो उसके तो पैरों में जान ही नहीं बची थी। वह अपने आप को काफी ज्यादा टूटा हुआ सा महसूस कर रही थी, क्योंकि वह अरमान सिंघानिया को दिल से चाहती थी, उसे प्यार करती थी, लेकिन यह सुनकर कि अरमान ही उसकी जान लेना चाहता है, अब तो उसकी हालत काफी खराब हो गई थी और वह एक बार फिर से बेहोश हो चुकी थी। वहीं देव ने जल्दी ही उसे एक अस्पताल में एडमिट कराया और उसके बाद सीधा फार्म हाउस चला गया था। वहीं दूसरी ओर अरमान आस्था का हाथ पकड़े बैठा हुआ था। आस्था को 1 घंटे बाद होश आया और होश में आने के बाद उसके कानों में नानी माँ की कही हुई बातें ही गूंज रही थीं कि उसके माता पिता की जान उसकी वजह से गई है। तो यह बात आस्था बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वह नानी माँ से पूरा सच जानना चाहती थी। तभी अरमान ने आस्था के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखते हुए कहा, तुम मैं इस तरह से परेशान क्यों हो रही हो? कहीं तुम्हारी परेशानी का कारण नानी माँ तो नहीं है? देखो, अगर ऐसा हुआ तो मैं नानी माँ की जान लेने से पहले 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर किसी की भी वजह से किसी तरह की कोई परेशानी हो, ये बात मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आस्था, अरमान सिंघानिया, तुम्हें परेशानियां, तकलीफ देने का हक किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं। यह कहते हुए अरमान बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन बिना किसी एक्सप्रेशन के वो सारी बातें आस्था से बोल रहा था। वहीं आस्था ने अपनी घबराहट को, अपनी सोच को तुरंत कंट्रोल किया और अरमान की ओर झूठी सी हल्की सी मुस्कुराहट लाकर देखते हुए बोली, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं अरमान जी? और अब प्लीज हमारी नानी माँ के बारे में ऐसी बातें मत बोला कीजिए। हमारी नानी माँ ने हमें कुछ नहीं कहा है, वह तो हम बस कुछ सोच कर परेशान हो रहे थे। तभी अरमान उस लॉकेट की ओर इशारा करते हुए बोला, अच्छा, तो क्या तुम इस लॉकेट को लेकर परेशान हो? इतना महंगा लॉकेट तुम्हें कैसे मिला? तभी आस्था बोली, हाँ, हम ये बात भी सोच रहे हैं, क्योंकि यह तो हमारे माता पिता ने हमें आखिरी निशानी के तौर पर हमें दिया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि यह लॉकेट इतना ज्यादा महंगा है। और हम जानते हैं कि आपके मन में भी इसी बात को लेकर काफी सारे सवाल चल रहे होंगे, लेकिन आप प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि यह लॉकेट इतना ज्यादा महंगा है। आस्था ने जैसे ही क्लैरिफिकेशन दिया और अरमान ने तुरंत उसके माथे को चूम कर कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पता लगवा लिया है। यह लॉकेट जिन परिवारों को मिले थे उन्हीं में से एक परिवार के लिए तुम्हारे माता पिता काम किया करते थे और तुम्हारे पिता की ईमानदारी से खुश होकर उन्होंने इतना महंगा लॉकेट उन्हें गिफ्ट दिया था।
तो इसीलिए तुम्हारे माता पिता ने यह गिफ्ट तुम्हें दे दिया। अब जैसे ही अरमान ने यह बताया, आस्था तो हैरान हो गई और बोली, किन परिवार के लिए काम किया करते थे? बताइए ना अरमान जी, आप हमें पूरी बात क्यों नहीं बता रहे हैं? हम उस परिवार से मिलना चाहते हैं। अब जैसे ही आस्था ने यह बोला, अरमान ने आस्था को घूरते हुए कहा, क्या आपके लिए इतना जानना जरूरी है? मैंने बता दिया ना कि आपके पिता को यह लॉकेट उनकी ईमानदारी के इनाम के लिए मिला था, क्योंकि आपके पिता ने उस परिवार के कुछ लोगों की जान बचाई थी। उसी से खुश होकर उन्होंने इतना कीमती लॉकेट आपके पिता को दिया था, और आपके पिता ने अपनी सबसे ज्यादा कीमती चीज यानी कि आपको यह लॉकेट दिया था। तो मुझे लगता है कि आपको इस तरह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरमान ने बहुत ही कम समय में जल्दी ही आस्था की जन्म कुंडली और आस्था के माँ बाप की जन्म कुंडली निकलवा ली थी, और साथ ही साथ इस बात के बारे में पता लगवा लिया कि इतना महंगा लॉकेट आस्था के पास कहाँ से आया। और कहीं ना कहीं अरमान भी अब सुकून से था कि यह लॉकेट इनाम में उसके पिता को मिला था, इसीलिए आस्था को वह लॉकेट उसके माता पिता ने दिया था। तो कहीं ना कहीं अरमान के मन में जो आस्था को लेकर शक पैदा हो रहा था वह खत्म हो गया था। लेकिन अब आस्था कंफ्यूज हो गई थी कि किस परिवार के लिए उसके माता पिता काम किया करते थे। आखिरकार पूरी बात पता क्यों नहीं चल रही है, और नानी माँ उसे पूरी बात क्यों नहीं बता रही है? अब क्योंकि आस्था अरमान से यह भी नहीं कह सकती थी कि वह नानी माँ से मिलना चाहती है, बात करना चाहती है, क्योंकि अरमान तो वैसे ही नानी माँ से गुस्सा होकर बैठा है, और आस्था अरमान को इस तरह का कोई मौका नहीं देना चाहती थी जिससे कि अरमान एक बार फिर उसकी नानी माँ पर उंगली उठाए। इसीलिए अब आस्था आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी थी, और अरमान बड़े ही प्यार से उसके सर को सहलाने लगा था। वहीं दूसरी ओर प्रियंका के माता पिता मनोज और सीमा दोनों प्रियंका को घर तो ले गए थे, लेकिन प्रियंका ने पूरी तरह से अपने घर को कबाड़खाना बना दिया था। सारे सामानों को तोड़ फोड़ दिया था और गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे हिस्से की खुशियां उस गवार को कैसे मिल सकती हैं? हाँ बोलो, जवाब दो मुझे। अब मनोज जी को भी गुस्सा आ गया था, और उन्होंने आगे बढ़कर एक दो चांटे अपनी बेटी प्रियंका के मुंह पर दे मारे थे, और आगे बबूला होकर बोले, अब तुम इस तरह की बातें कर रही हो? हाँ, वह सब कुछ तुम्हारा हो सकता था। जिस जगह को लेकर आज तुम चीड़ रही हो वह जगह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी थी, लेकिन तुमने अपने पागलपन के चलते अपने उस 2 कौड़ी के बॉयफ्रेंड के लिए तुमने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया, और अब हिसाब से तो उस जगह रहना चाहती हो। हाँ, वह जगह अब सिर्फ और सिर्फ आस्था की है, आस्था अरमान सिंघानिया की है। और तुम दोनों माँ बेटी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, बहुत चालाकी और तुमने अपनी मनमानी कर लिया। अगर तुम दोनों ने अब इस तरह की कोई घटिया हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को इस घर से बाहर निकालकर फेंक दूंगा, समझे तुम दोनों? ऐसा बोलकर मनोज जल्दी अपने कमरे में चले गए थे। वहीं सीमा गुस्से से भुन-भुन करते हुए अपने पति को देख रही थी और सोच रही थी कि उसके पति ने आज किस तरह से उससे बात की है। लेकिन आज तो उसके पति के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं, लेकिन फिलहाल वह किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, और वह भी अपनी बेटी को डांटने धमकाने लगी थी कि उसे इस तरह से सबके सामने खुल्लम खुल्ला नहीं आना चाहिए था। और तू उस औरत के साथ क्या रही थी? मैं कुछ पूछ रही हूँ, आखिर तूने यह सब कुछ किया तो किया कैसे? तभी प्रियंका फ्लैशबैक में खो गई थी। प्रियंका जिस तरह से वसुंधरा के दिए हुए सेट को जो उसने आस्था को दिया था उसको लालची नजरों से देख रही थी। तब वसुंधरा ने प्रियंका को देख लिया था, और जैसे ही उसने प्रियंका को अकेले में मिलने के लिए बुलाया तो उसने बोला कि वह यहाँ क्या कर रही है। तब प्रियंका ने सारी बातें उसे बता दी थी कि वह यहाँ सिर्फ और सिर्फ अरमान के लिए आई है। लेकिन तब वसुंधरा ने प्रियंका को अपने प्लान में शामिल कर लिया था कि अगर वह उसका साथ देती है तो वह आसानी से अरमान की शादी उससे करवा सकती है। तब प्रियंका के लिए तो दोनों हाथों में लड्डू हो गए थे, क्योंकि अगर आस्था की सास ही उसकी शादी उसके बेटे से करवाना चाहती है तो उसके लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती थी। और प्रियंका ने बिना सोचे समझे और ये दिमाग में लाकर कि एक बेटा कब तक अपनी माँ से नाराज रहेगा, और जब उसकी शादी एक बार अरमान से हो जाएगी तब वसुंधरा रोध होकर प्रियंका को अपनाने के लिए कहेगी तो अरमान उसे अपना लेगा। तो कहीं ना कहीं प्रियंका का प्लान तो उसके हिसाब से पूरी तरह से बुलेट प्रूफ था, पूरी तरह से तैयार था। लेकिन उसका प्लान तो उसके हिसाब से पूरी तरह से बुलेट प्रूफ था, पूरी तरह से तैयार था। लेकिन अरमान सिंघानिया ने तो पूरी बाजी पलट चुकी थी, और अब प्रियंका को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि अगर ना तो वह इस तरह का कोई प्लान बनाती और ना ही इस तरह से उसे सिंघानिया मेंशन से निकालना पड़ता, क्योंकि सिंघानिया मेंशन